चलिए उसके बाद हम जो है अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई ये हम डिस्कस करते हैं। अभी तक हमने देखा कि अगर आपकी जो एक्टिविटी है, आपकी जो ट्रांजैक्शन है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7 वो एक सप्लाई है, तो ऐसे में सेक्शन 9 के अकॉर्डिंग उस पर जो है जीएसटी चार्ज किया जाएगा। और सेक्शन 9 ने हमें बताया कि जो जीएसटी चार्ज किया जाएगा वो चार्ज किया जाएगा एट प्रिस्क्राइब्ड रेट। प्रिस्क्राइब्ड रेट मींस कि गवर्नमेंट द्वारा कुछ जीएसटी रेट्स नोटिफाई की जाएंगी, उन रेट्स के अकॉर्डिंग जो है जीएसटी चार्ज किया जाएगा। तो हम देखते हैं कि गवर्नमेंट ने अभी के लिए 5%, 12%, 18%, 28% ये जो है रेट्स नोटिफाई की गई है। 5% मींस 2.5% सीजीएसटी, 2.5% एसजीएसटी, 12% means 6% CGST, 6% SGST, 18% means 9% CGST, 9% SGST, और 28% means 14% CGST, 14% SGST। तो अब किसी गुड्स पर या किसी सर्विस पर कौन सी रेट अप्लाई होगी, इसके लिए जो गवर्नमेंट द्वारा नोटिफिकेशन इशू की गई फॉर जीएसटी रेट्स वो हमें रेफर करनी होगी, और वहां से हमें पता चलेगा कि किस गुड्स पर क्या रेट ऑफ टैक्स है और किस सर्विस पर क्या रेट ऑफ टैक्स है। फॉर एग्जांपल पेन पर क्या रेट ऑफ टैक्स है, बोतल पर क्या रेट ऑफ टैक्स है, मोबाइल फोन पर क्या रेट ऑफ टैक्स है, एयर कंडीशनर पर क्या रेट ऑफ टैक्स है। तो अलग अलग गुड्स पर अलग अलग रेट ऑफ टैक्स है, अलग अलग सर्विसेज पर अलग अलग रेट ऑफ टैक्स है। और इसके लिए हमें क्या करना होगा, उन नोटिफिकेशंस को रेफर करना होगा जिन नोटिफिकेशंस के जरिए गवर्नमेंट ने वो रेट्स प्रिस्क्राइब की है। तो अगर मान लीजिए हमें ये पता है कि किसी पर्टिकुलर गुड्स पर क्या रेट ऑफ टैक्स है, किसी पर्टिकुलर सर्विस पर क्या रेट ऑफ टैक्स है, तो ऐसे में जो सप्लायर है जब उन गुड्स की या सर्विसेज की सप्लाई करेगा तो उस रिस्पेक्टिव रेट्स के अकॉर्डिंग जीएसटी चार्ज करेगा और गवर्नमेंट को पे करेगा। लेकिन कई बार क्या दिक्कत होती है, कई बार यह दिक्कत होती है कि मान लीजिए मोर देन वन सप्लाई, एक से ज्यादा सप्लाई एक साथ की जाती है। फॉर एग्जाम्पल मोबाइल के साथ चार्जर की सप्लाई की जाती है, मोबाइल और जो चार्जर होता है उसको एक साथ सप्लाई किया जाता है, और जनरली आप देखते हैं मोबाइल के लिए अलग से कोई वैल्यू नहीं बताई जाती और चार्जर के लिए अलग से कोई वैल्यू नहीं बताई जाती, उन दोनों के लिए एक साथ एक वैल्यू जो है कस्टमर से चार्ज की जाती है। तो जहां पर एक से ज्यादा सप्लाई एक साथ है और उन सप्लाई का अलग अलग अमाउंट आपको नहीं पता है, उन सभी सप्लाई के लिए एक सिंगल अमाउंट चार्ज की गई है, तो ऐसे में परेशानी आती है कि उस पर कौन सा रेट ऑफ टैक्स अप्लाई होगा। अगर मैं मोबाइल और चार्जर की बात करूं तो क्या मोबाइल पर जो जीएसटी रेट है वो अप्लाई होगा या फिर चार्जर पर जो जीएसटी रेट है वो अप्लाई होगा। इसी तरह आप देखते हैं जब कोई गिफ्ट पैक के अंदर एक से ज्यादा गुड्स होती हैं, फॉर एग्जांपल किसी गिफ्ट पैक के अंदर चॉकलेट्स हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, टॉफीज हैं और बहुत सारी चिप्स हैं, कुरकुरे हैं, ये सब इसके अंदर जो है काफी सारे पैकेट्स हैं, गुड्स हैं। तो अब उस गिफ्ट के लिए आपसे एक सिंगल अमाउंट चार्ज की जाती है, लेट्स से मान लीजिए 2000 रुपीज, 2000 रुपए में वो गिफ्ट पैक आपको बेचा जाता है। तो अब ऐसे में बात आई कि उस गिफ्ट पैक पर क्या जीएसटी रेट लगाया जाए, क्योंकि हो सकता है चॉकलेट पर अलग जीएसटी रेट हो, कोल्ड ड्रिंक्स पर अलग जीएसटी रेट हो, कैंडीज पर अलग जीएसटी रेट हो, चिप्स पर अलग जीएसटी रेट हो। तो अब हमें यह नहीं पता है कि चॉकलेट के लिए आपसे कितनी अमाउंट ली गई, कैंडीज के लिए कितनी अमाउंट ली गई, चिप्स के लिए कितनी अमाउंट ली गई, क्योंकि यहां पर एक सिंगल कंसीडरेशन आपसे चार्ज किया गया है फॉर मोर देन वन सप्लाई। तो ऐसे में परेशानी आई कि उस पर कौन सा जीएसटी रेट अप्लाई किया जाए। तो इसके लिए जीएसटी लॉ में कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई का जो है कॉन्सेप्ट दिया गया। तो अगर मैं बात करूं कॉन्सेप्ट ऑफ मिक्स सप्लाई, जो कि कही जाती है एक बंडल सप्लाई, दैट मींस एक से ज्यादा सप्लाईज को बंडल बनाकर जब सप्लाई की जाती है और एक सिंगल कंसीडरेशन चार्ज किया जाता है, तो ऐसे में बंडल सप्लाई का कॉन्सेप्ट आ जाता है।
GST is payable on supply of goods or services or both at the rate notified, and there is no problem in application of rate of tax when the supply is of individual goods or of individual services. अगर मान लीजिए आप सिर्फ चॉकलेट की सप्लाई कर रहे हैं तो ऐसे में कोई परेशानी ही नहीं है, चॉकलेट पर जो जीएसटी रेट है वो अप्लाई किया जाएगा। लेकिन जब आप एक गिफ्ट पैक जहां जिसमें चॉकलेट भी है, जिसमें कैंडीज भी है, जिसमें चिप्स भी है, तो ऐसे में परेशानी आती है। हाँ, अगर मान लीजिए आपको ये पता है कि उस गिफ्ट पैक के अंदर चॉकलेट के लिए इतना पैसा चार्ज किया जा रहा है, कैंडीज के लिए इतना पैसा चार्ज किया जा रहा है, चिप्स के लिए इतना पैसा चार्ज किया जा रहा है, तो ऐसे में जब हमें सेपरेट कंसीडरेशन अगर पता है, सेपरेट अमाउंट्स अगर हमें पता है, तो हम सेपरेट जीएसटी रेट्स अप्लाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दैट गुड्स और दैट सर्विसेज। लेकिन जहां पर सिंगल प्राइस चार्ज किया गया, जहां पर आपको अलग अलग नहीं पता है चॉकलेट के लिए कितनी अमाउंट दी जा रही है, चिप्स के लिए कितनी अमाउंट दी जा रही है, कैंडीज के लिए कितनी अमाउंट दी जा रही है, तो ऐसे में परेशानी आती है। But the problem arises where there is a supply of combination of goods or combination of services or combination of goods and services both, and each individual component of such supply attracts different rate of tax. अगर मान लीजिए एक से ज्यादा सप्लाई है और सभी सप्लाई पर एक ही रेट ऑफ टैक्स है, मान लीजिए चॉकलेट्स पर 18% रेट ऑफ टैक्स है, चिप्स पर भी 18% रेट ऑफ टैक्स है, कैंडीज पर भी 18% रेट ऑफ टैक्स है, तो ऐसे में कोई परेशानी ही नहीं है। आपने जितनी अमाउंट चार्ज की उस पर 18% का टैक्स लगा दीजिए और जो है सप्लाई कर दीजिए। लेकिन आपको पता है चॉकलेट पर 18% है, चिप्स पर 28% है, कैंडीज पर 12% है, तो अब परेशानी आई कि जो सिंगल प्राइस चार्ज किया गया उस पर कौन सा जीएसटी रेट लगाया जाए। तो ऐसे में जो है कॉन्सेप्ट ऑफ बंडल सप्लाई आता है। बंडल सप्लाई का मतलब जहां पर एक से ज्यादा गुड्स, यहां पर चिप्स आपको दी जा रही हैं, चॉकलेट्स आपको दी जा रही हैं, कोल्ड ड्रिंक आपको दी जा रही है, तो यहां पर मोर देन वन गुड्स की सप्लाई एक साथ की जा रही है। या फिर हो सकता है गुड्स प्लस सर्विस, आपके साथ जो है आपको मटेरियल दिया जा रहा है, सप्लाई की जा रही है, उसके साथ में जो फ्रेट है वो चार्ज किया जा रहा है। सर्विसेज प्लस सर्विसेज, तो हो सकता है सर्विसेज के साथ सर्विस आपको एक साथ दी जा रही है। फॉर एग्जांपल आप जो है होटल के अंदर लॉन्ड्री की सर्विस लेते हैं, तो आप जो है होटल में जो रूम लेते हैं रेंट पर वो एक सर्विस है और साथ में लॉन्ड्री की आप सर्विस ले रहे हैं, तो ऐसे में क्या होता है आपसे एक ही प्राइस चार्ज किया जाता है, आपसे अलग अलग प्राइस चार्ज नहीं किया जाता। तो दिक्कत आती है कि कौन सा जीएसटी रेट लगाया जाए। तो यहां पर बंडल सप्लाई को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। बंडल सप्लाई या तो कंपोजिट सप्लाई होगी या फिर मिक्स सप्लाई होगी। तो सबसे पहले हमें यह पता लगाना जरूरी है कि जो बंडल सप्लाई है जिसमें एक से ज्यादा सप्लाई की जा रही है, तो वो कौन सी सप्लाई है, कंपोजिट सप्लाई या फिर मिक्स सप्लाई। द टैक्स लायबिलिटी ऑन ए कंपोजिट और ए मिक्स सप्लाई शैल बी डिटरमाइंड इन द फॉलोइंग मैनर्स। तो अगर वो कंपोजिट सप्लाई है कंप्राइजिंग टू और मोर सप्लाईज, जिसके अंदर दो या दो से ज्यादा सप्लाई एक साथ की जा रही हैं, वन ऑफ विच इज ए प्रिंसिपल सप्लाई, और उन सप्लाई में से एक जो सप्लाई है वो प्रिंसिपल सप्लाई है और जो दूसरी जो सप्लाईज हैं वो एंसिलरी टू प्रिंसिपल सप्लाई है, shall be treated as a supply of such principal supply। तो ऐसे में जो प्रिंसिपल सप्लाई है वो वाला जीएसटी रेट अप्लाई किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप देखते हैं मोबाइल के साथ जो चार्जर आता है, तो ऐसे में आप देखिए प्रिंसिपल सप्लाई कौन सी है, प्रिंसिपल सप्लाई है मोबाइल की सप्लाई। जब आपसे कोई मोबाइल खरीदने आता है तो वो आपसे मोबाइल खरीदने के लिए आया है, मोबाइल के साथ जो चार्जर है उसको खरीदने के लिए नहीं आया है। हाँ, वो बात अलग है कि आप उसको मोबाइल के साथ चार्जर दे रहे हैं। तो ऐसे में प्रिंसिपल सप्लाई हुई मोबाइल, और जो उसके साथ जो एंसिलरी जो सहायक सप्लाई है वो हुई सप्लाई ऑफ चार्जर। तो इस केस में कहा गया कि ये क्या है, एक कंपोजिट सप्लाई है, और ऐसे केस में जो है प्रिंसिपल सप्लाई पर जो जीएसटी रेट होगा वो उस पूरी सप्लाई पर लगाया जाएगा। दैट मींस मोबाइल पर जो जीएसटी रेट होगा वही जीएसटी रेट जो है पूरी सप्लाई पर अप्लाई किया जाएगा।
तो मान लीजिए मोबाइल पर 18% रेट ऑफ जीएसटी है और चार्जर पर 28% ऑफ जीएसटी है, तो ऐसे में पूरी सप्लाई पर कौन सा टैक्स रेट लगेगा? 18%, दैट इज मोबाइल। और मान लीजिए मोबाइल पर 18% है और चार्जर पर 12% है, तो भी ऐसे में पूरी सप्लाई पर कौन सा रेट ऑफ टैक्स लगेगा? 18%, दैट इज जीएसटी रेट ऑफ प्रिंसिपल सप्लाई। उसके बाद बताया गया कि मिक्स सप्लाई कौन सी होती है। मिक्स सप्लाई कंप्राइजिंग टू और मोर सप्लाई। मिक्स सप्लाई के अंदर भी दो या दो से ज्यादा सप्लाई होती है। shall be treated as a supply of that particular supply which attracts the highest rate of tax। मिक्स सप्लाई के अंदर भी दो या दो से ज्यादा सप्लाई होती है, लेकिन उसके अंदर कोई भी प्रिंसिपल सप्लाई नहीं होती है। सभी सप्लाई अपने आप में प्रिंसिपल सप्लाई होती है। फॉर एग्जांपल गिफ्ट पैक के अंदर जब आप चॉकलेट देखते हैं, चिप्स देखते हैं, कोल्ड ड्रिंक देखते हैं, तो वहां पर आप ये नहीं कह सकते कि सप्लाई जो है वो चॉकलेट की जा रही है और जो चिप्स है और जो कोल्ड ड्रिंक है वो एंसिलरी टू चॉकलेट सप्लाई है। तो ऐसे में कहा गया कि इस केस में जो भी हाईएस्ट रेट ऑफ जीएसटी होगा जिस गुड्स पर, वो उस पूरी सप्लाई पर अप्लाई किया जाएगा। तो इसका मतलब जब गिफ्ट पैक के अंदर आप देखते हैं तो आप देखेंगे गिफ्ट पैक के अंदर जितनी भी आइटम्स है उनमें से जिस आइटम पर हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स वो जो है पूरी सप्लाई पर अप्लाई किया जाएगा। मान लीजिए आप इस पूरे गिफ्ट पैक को लेते हैं 2000 रुपए का और इसके अंदर चॉकलेट्स हैं, चॉकलेट्स पर जीएसटी है 28%। मान लीजिए चिप्स पर चॉकलेट रेट वो जीएसटी रेट है 18%, कोल्ड ड्रिंक पर जीएसटी रेट है 12%। तो ऐसे में कहा गया जो हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स है दैट इज 28%, वो इस पूरी सप्लाई पर जो है अप्लाई किया जाएगा। तो बेसिकली आपको क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले आपको देखना है वो कंपोजिट सप्लाई है या फिर मिक्स सप्लाई। अगर कंपोजिट सप्लाई है तो उसमें एक प्रिंसिपल सप्लाई होगी और प्रिंसिपल सप्लाई पर जो जीएसटी रेट होगा वो उस पूरी सप्लाई पर अप्लाई किया जाएगा। और अगर वो मिक्स सप्लाई है तो मिक्स सप्लाई के केस में सभी आइटम पर अलग अलग जीएसटी रेट देखा जाएगा और जो जीएसटी रेट सबसे ज्यादा होगा वो उस पूरी सप्लाई पर अप्लाई किया जाएगा। तो यहां पर सर्विसेज प्लस सर्विसेज, गुड्स प्लस सर्विसेज, तो ये आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपको चेक करना है कि कंपोजिट सप्लाई है या फिर मिक्स सप्लाई। उसके बाद कंपोजिट सप्लाई के रिगार्डिंग बताया गया, कंपोजिट सप्लाई मींस ए सप्लाई मेड बाय ए टैक्सेबल पर्सन टू ए रेसिपिएंट consisting of two or more taxable supplies of goods or services or both or any combination thereof which are naturally bundled। तो कंपोजिट सप्लाई के रिगार्डिंग बताया गया कि कंपोजिट सप्लाई का मतलब यह है कि जब कोई सप्लाई की जाती है दो या दो से ज्यादा टैक्सेबल सप्लाईज की, भले ही वो गुड्स हो, भले ही वो सर्विसेज हो, भले ही वो गुड्स और सर्विसेज दोनों हो, और वो नेचुरली बंडल्ड है। तो आपने देखा मोबाइल के साथ चार्जर जो होता है वो नेचुरली बंडल्ड होता है, क्योंकि जनरली विदाउट चार्जर जो है मोबाइल वो किसी भी काम नहीं आ पाता है, आपको चार्ज करने के लिए चार्जर की जरूरत होती है। तो ऐसे में मोबाइल के साथ जो चार्जर है वो नेचुरली बंडल्ड है एंड सप्लाइड इन द कंजंक्शन विद ईच अदर इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। और ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस दैट मींस इंडस्ट्री के अंदर जो है ऐसा ही किया जाता है, इसलिए वो जो है आप उसके साथ जो है दूसरी सप्लाई कर रहे हैं। और उन दोनों में से एक सप्लाई कौन सी होनी चाहिए? प्रिंसिपल सप्लाई होनी चाहिए। तो एग्जाम्पल के लिए आप देखिए, बहुत बार जब आप जो है कोई सामान मंगाते हैं तो उस सामान को, मान लीजिए आप एक लैपटॉप मंगाते हैं, लैपटॉप को आप देखते हैं क्या किया जाता है, लैपटॉप को अच्छे से पैक किया जाता है, पैकिंग मटेरियल उस पर यूज किया जाता है और कई बार उसका इंश्योरेंस भी कर दिया जाता है ताकि रास्ते में अगर कोई डैमेज होता है तो इन दैट केस इंश्योरेंस कंपनी से जो पैसा है वो रिकवर किया जा सके। तो जब आप कोई ऐसा लैपटॉप आप मंगाते हैं तो उसके साथ आपको पैकिंग मटेरियल दिया जाता है, इंश्योरेंस दिया जाता है, साथ ही ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस भी आपको दी जाती है। तो अब बात आई कि ये जो सर्विसेज है, ये जो सप्लाई है, जो पैकिंग मटेरियल है, जो इंश्योरेंस है और ये जो ट्रांसपोर्टेशन है, ये क्या है? एंसिलरी सप्लाई, दैट इज सहायक सप्लाई। और ये क्या है? नेचुरली बंडल्ड है, नेचुरली बंडल्ड है।
तो ऐसे में प्रिंसिपल सप्लाई क्या होगी, लैपटॉप की सप्लाई, और एंसिलरी सप्लाई क्या होगी, पैकिंग मटेरियल की सप्लाई, इंश्योरेंस सर्विस की सप्लाई, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस की सप्लाई। तो ऐसे में ये क्या मानी जाएगी, एक कॉम्पोजिट सप्लाई मानी जाएगी। और इस पर कौन सा रेट ऑफ जीएसटी अप्लाई होगा, जो प्रिंसिपल सप्लाई पर एप्लीकेबल है, दैट इज जो लैपटॉप की सप्लाई पर एप्लीकेबल है, वो जीएसटी रेट यहां पर अप्लाई किया जाएगा। तो वेयर गुड्स आर पैक्ड एंड ट्रांसपोर्टेड विद इंश्योरेंस, द सप्लाई ऑफ गुड्स दैट इज लैपटॉप, packing material, transport and insurance is a composite supply, and supply of goods that is laptop is a principal supply। तो ऐसे में जीएसटी रेट चार्ज किया जाएगा जो लैपटॉप पर जो जीएसटी रेट एप्लीकेबल है। तो ये आपको ध्यान रखना है, कंपोजिट सप्लाई के अंदर दो या दो से ज्यादा सप्लाई होती है, सिंगल कंसीडरेशन होता है, और उनमें से जो है वो जो सप्लाई है वो नेचुरली बंडल्ड होती है, और इन दी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस जो है इसी तरह वो सप्लाई की जाती है, और उनमें से एक सप्लाई प्रिंसिपल सप्लाई होती है। तो जनरली आप देखेंगे अगर आप लैपटॉप लेते हैं तो ही आपको पैकिंग मटेरियल साथ में दिया गया, तो ही उसका इंश्योरेंस किया गया, तो ही ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस उसके लिए आपको दी गई। उसके बाद बात आई कि प्रिंसिपल सप्लाई कौन सी होती है। प्रिंसिपल सप्लाई मींस द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज व्हिच कॉन्स्टिट्यूट द predominant element of a composite supply and to which any other supply forming part of that composite supply is ancillary। इसका मतलब जो प्रीडोमिनेट, जो मुख्यतः रूप से जो है जिसका ऑर्डर किया गया है, वो क्या है, आपकी जो मेन सप्लाई है वो प्रिंसिपल सप्लाई है, और उसके साथ जो सप्लाई है वो क्या है, एंसिलरी सप्लाई है, सहायक सप्लाई है। तो अगर आपको मोबाइल फोन लेना है तो आप मोबाइल फोन के साथ चार्जर और ईयरफोन साथ जो है रिसीव करते हैं, तो आपने जो सप्लाई रिसीव की वो चार्जर या ईयरफोन की सप्लाई रिसीव नहीं की, वो आपने मोबाइल फोन की रिसीव की, और मोबाइल फोन के साथ ये सप्लाई आपको एज ए एंसिलरी सप्लाई, सहायक सप्लाई जो है दी गई है। तो इस केस में ये क्या मानी जाएंगी, ये जो मोबाइल की सप्लाई है ये प्रिंसिपल सप्लाई होगी, और जो इसके साथ जो गुड्स आपको सप्लाई की गई वो एंसिलरी सप्लाई होगी। क्योंकि विदाउट मोबाइल आप चार्जर का कोई भी यूज नहीं करेंगे, विदाउट मोबाइल आप ईयरफोन का कोई भी यूज नहीं करेंगे। तो ऐसे में आपकी जो मेन सप्लाई है वो मोबाइल की सप्लाई है, उसके साथ जो सप्लाई है वो एंसिलरी सप्लाई है, सहायक सप्लाई है। Where goods are packed and transported with insurance, the supply of goods, packing material, transport and insurance is a composite supply, and supply of goods is a principal supply। तो यहां पर आपको बेसिकली ध्यान रखना है कि प्रिंसिपल सप्लाई वो सप्लाई है जो प्रीडोमिनेंट है, जो है मुख्यतः जिसकी सप्लाई आपने जो है की है, और उसके साथ जो सप्लाई की है वो सहायक सप्लाई है। और कंपोजिट सप्लाई का मतलब ये होता है कि दो या दो से ज्यादा सप्लाई, जिसमें से एक सप्लाई क्या है, प्रिंसिपल सप्लाई है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, कंपोजिट सप्लाई के केस में जो प्रिंसिपल सप्लाई पर जीएसटी रेट लगाया जाता है वही आपका जो है पूरी सप्लाई पर वो जीएसटी रेट अप्लाई होगा। एग्जांपल यहां पर आपको काफी सारे दिए गए हैं। आप गुड्स की सप्लाई करते हैं विद पैकिंग मटेरियल, गुड्स सोल्ड विद चार्जर, मोबाइल की सप्लाई आप चार्जर के साथ करते हैं, लैपटॉप की आप सप्लाई करते हैं विद इंश्योरेंस, विद वारंटी, वारंटी के लिए आप अलग से चार्ज करते हैं। मान लीजिए आपका 4,000 रुपए का प्रोडक्ट है और आप उसमें क्या करते हैं, आप उसमें गुड्स की सप्लाई करते हैं प्लस 2 इयर्स की वारंटी देते हैं। तो ऐसे में मेन सप्लाई जो है गुड्स की सप्लाई मानी जाएगी, और आपने जो वारंटी दी वो आपकी क्या होगी, एंसिलरी सप्लाई, सहायक सप्लाई। तो ऐसे में क्या होगा, ये जो है कंपोजिट सप्लाई होगी, और जो गुड्स का जो जीएसटी रेट होगा वो इस पूरी सप्लाई पर अप्लाई किया जाएगा। गुड्स सोल्ड विद मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, तो कई बार जो है आपको मेंटेनेंस साथ में दी जाती है। फॉर एग्जांपल आप लिफ्ट परचेज करते हैं तो उसके साथ आपको 1 साल की 1 ईयर एएमसी एनुअल मेंटेनेंस फ्री दी जाती है। तो वो भी क्या है, एक कंपोजिट सप्लाई है, और उस केस में लिफ्ट की जो सप्लाई है, लिफ्ट पर जो जीएसटी रेट है वो उस पूरी सप्लाई पर अप्लाई किया जाएगा। Service provided by boarding school along with food and residence is a composite supply in which education is principal supply। तो जब आप किसी बोर्डिंग स्कूल के अंदर जो है जाते हैं तो आप देखते हैं कि वो फूड और रेजिडेंस की
जो है आपको साथ में ही सर्विस देते हैं। तो ऐसे में कहा गया कि ये कंपोजिट सप्लाई है। और जो एजुकेशन की जो सप्लाई है, जो प्रिंसिपल सप्लाई है, वो जो है प्रिंसिपल सप्लाई मानी जाएगी और उस पर जो जीएसटी रेट होगा वही अप्लाई किया जाएगा। और एजुकेशन पर जो है वो एग्जम्प्ट है जीएसटी। तो ऐसे में आपकी जो फूड और रेजिडेंस की सर्विस है वो भी एग्जम्प्ट कर दी जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। कंपोजिट सप्लाई का मतलब है दो या दो से ज्यादा सप्लाई एक साथ करना, सिंगल कंसिडरेशन चार्ज करना और उसके अंदर एक प्रिंसिपल सप्लाई का होना। अगर ये सभी फीचर्स है तो वो एक कंपोजिट सप्लाई है और उस पर जो है जीएसटी रेट वो अप्लाई होगा जो प्रिंसिपल सप्लाई पर जीएसटी रेट रखा गया। उसके बाद बात आती है मिक्स सप्लाई। मिक्स सप्लाई कौन सी होती है? तो अभी हमने देखा कि दो या दो से ज्यादा सप्लाई जब की जाती है तो वो कंपोजिट भी हो सकती है, वो मिक्स भी हो सकती है। कंपोजिट सप्लाई तब मानी जाएगी जब उसके अंदर क्या होगी, वो एक प्रिंसिपल सप्लाई होगी, वो नेचुरली बंडल्ड होगी, और जो बाकी की सप्लाई है वो एंसिलरी सप्लाई होंगी, तो वो कंपोजिट सप्लाई मानी जाएगी। और मिक्स सप्लाई का मतलब ये है कि दो या दो से ज्यादा सप्लाई गुड्स की, सर्विसेज की या दोनों की made in conjunction with each other by a taxable person for a single price where such supply does not constitute a composite supply। तो जब दो या दो से ज्यादा सप्लाई एक साथ की जाती है, सिंगल कंसीडरेशन चार्ज किया जाता है और आप देखते हैं कि वो नेचुरली बंडल्ड नहीं है, वो नेचुरली बंडल्ड नहीं है, तो ऐसे में वो क्या माना जाएगा? मिक्स सप्लाई माना जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल जो हम गिफ्ट पैक की बात कर रहे थे, गिफ्ट पैक के अंदर चॉकलेट्स भी हैं, चिप्स भी हैं, कोल्ड ड्रिंक्स भी हैं। तो आप देखेंगे ये नेचुरली बंडल्ड नहीं है, नेचुरली बंडल्ड नहीं है। दैट मींस आप चॉकलेट्स को इंडिपेंडेंटली यूज कर सकते हैं, चिप्स को इंडिपेंडेंटली यूज कर सकते हैं, और ये जो आपका कोल्ड ड्रिंक है उसको इंडिपेंडेंटली यूज कर सकते हैं। ये नेचुरली बंडल्ड नहीं है। कोई भी सप्लाई जो है एंसिलरी सप्लाई नहीं है, सभी सप्लाई अपने आप में प्रिंसिपल सप्लाई है। आप यहां पर इसको देखकर नहीं कह सकते कि इसमें मेन सप्लाई जो है वो चॉकलेट की गई है, बाकी जो है एंसिलरी सप्लाई है, या फिर मेन सप्लाई जो है कोल्ड ड्रिंक की गई है, बाकी जो सप्लाई है वो एंसिलरी सप्लाई है। तो ऐसे में क्या मानी जाएगी? मिक्स्ड सप्लाई मानी जाएगी। तो a supply of a package consisting of canned foods, sweets, chocolates, cakes, dry fruits, aerated drinks, fruit juice, when supplied for a single price is a mixed supply. Each of these items can be supplied separately and is not dependent on any other. It shall not be a mixed supply if these items are supplied separately. तो अगर आप इनको सेपरेटली बेचेंगे, सप्लाई करेंगे, तो वो क्या है? मिक्स सप्लाई नहीं मानी जाएगी। और आप इनको जब एक साथ बेचोगे, एक साथ सप्लाई करोगे, तो ये मिक्स सप्लाई मानी जाएगी, क्योंकि ये नेचुरली बंडल्ड नहीं है, इनमें कोई भी एक सप्लाई प्रिंसिपल सप्लाई नहीं है, तो ये कंपोजिट सप्लाई नहीं बन पाती, जिस वजह से ये मिक्स सप्लाई बन जाती है। और मिक्स सप्लाई पर हमने देखा था कि हम क्या करेंगे, इस बंडल के अंदर जितनी भी सप्लाई है उन पर अलग अलग जीएसटी रेट जो है वो हम देखेंगे, और उनमें से जो भी हाईएस्ट रेट ऑफ जीएसटी होगा वो इस पूरी सप्लाई पर चार्ज किया जाएगा। तो जनरली आप देखते हैं प्रैक्टिकली क्या होता है, प्रैक्टिकली आप देखते हैं कंपोजिट सप्लाई की अगर मैं बात करूं, जब आप कोई परचेज करते हैं, तो आप देखते हैं कि एक इनवॉइस आपको रिसीव होता है, और उस इनवॉइस पर आप देखते हैं क्या लिखा होता है, गुड्स की डिस्क्रिप्शन लिखी होती है, अमाउंट लिखी होती है, टैक्स रेट्स लिखा होता है, साथ में नीचे ऐड किया होता है फ्रेट। तो फ्रेट मान लीजिए 1000 रुपए की गुड्स है और 100 रुपए का उस पर फ्रेट लगाया गया, तो ऐसे में ये क्या है? एक कॉम्पोजिट सप्लाई है, क्योंकि इसमें प्रिंसिपल सप्लाई क्या है? गुड्स की सप्लाई, और ये जो ट्रांसपोर्टेशन दी जा रही है ये इन दी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस दी जा रही है, नेचुरली बंडल्ड है, क्योंकि यहां पर आपने गुड्स की सप्लाई रिसीव की है, इसलिए ट्रांसपोर्टर की सप्लाई यहां पर आपको साथ में दी गई है, अदरवाइज ट्रांसपोर्टर की सप्लाई आपको नहीं दी जाती। तो ऐसे में यहां पर आप देखेंगे उस 1100 रुपीज पर वही जीएसटी रेट लगाया जाता है जो गुड्स पर लगा होता है। मान लीजिए गुड्स पर 18% जीएसटी रेट है, तो इस 100 रुपीज पर भी 18% लगाया जाता है, और गुड्स पर अगर 5% जीएसटी है तो इस फ्रेट पर भी 5% जीएसटी लगाया जाता है। तो बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि सर
बिल के अंदर, इनवॉइस के अंदर कभी तो फ्रेट पर 18% जीएसटी लगा दिया जाता है, कभी 12% लगा दिया जाता है, कभी 5% लगा दिया जाता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि वहां पर कंपोजिट सप्लाई का जो है कॉन्सेप्ट अप्लाई किया जा रहा है, और गुड्स के साथ आपको जो फ्रेट की जो सर्विस दी गई, ट्रांसपोर्टेशन की जो सर्विस दी गई, उसके लिए आपसे सिंगल प्राइस चार्ज किया जा रहा है। इसलिए गुड्स पर जो रेट है वही ट्रांसपोर्टेशन पर रेट जो है लगाया गया है, क्योंकि वहां पर प्रिंसिपल सप्लाई गुड्स की सप्लाई है, और जो बाकी जो सप्लाई है वो एंसिलरी सप्लाई है, सहायक सप्लाई है। तो ये आपको ध्यान रखना है। मिक्स सप्लाई के केस में कोई भी सप्लाई प्रिंसिपल सप्लाई नहीं होती है, नेचुरली बंडल्ड नहीं होती है, और कंपोजिट सप्लाई के केस में जो है एक सप्लाई प्रिंसिपल सप्लाई होती है और नेचुरली बंडल्ड होती है। मिक्स सप्लाई के यहां पर एग्जांपल्स बताए गए। इन मिक्स सप्लाई ऑल द गुड्स हैव देयर ओन आइडेंटिटी एंड कैन बी सोल्ड सेपरेटली। तो जनरली जब आप देखेंगे, आप मोबाइल खरीदने जाते हैं तो आपको मोबाइल के साथ चार्जर दिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप चार्जर खरीदने जाते हैं, चार्जर के साथ आपको मोबाइल दिया जाए। तो मोबाइल के साथ चार्जर एक कंपोजिट सप्लाई है। तो ये जो है मिक्स सप्लाई के केस में नेचुरली बंडल्ड नहीं होती है, उनको सेपरेटली सेल आउट किया जा सकता है। एग्जाम्पल ऑफ दिस सप्लाईज आर दिवाली गिफ्ट पैक कंसिस्टिंग स्वीट्स, चॉकलेट्स, कोल्ड ड्रिंक, ड्राई फ्रूट, जूस एटसेट्रा इज मिक्स सप्लाई। Anything which can be sold individually but sold in mix way is a mix supply. For example, टूथपेस्ट के साथ आप टूथब्रश जो है सप्लाई करते हैं, तो ऐसे में ये मिक्स सप्लाई है, क्योंकि टूथपेस्ट अलग यूज की जा सकती है और टूथब्रश अलग यूज की जा सकती है। तो ऐसे में ये नेचुरली बंडल्ड नहीं है। तो सेल ऑफ टूथपेस्ट एंड टूथब्रश इज ए मिक्स सप्लाई। सेल ऑफ पेन ड्राइव विद कंप्यूटर, कंप्यूटर के साथ जो पेन ड्राइव दिया जाता है वो मिक्स सप्लाई है। सेल ऑफ रेजर, आफ्टर शेव लोशन एंड शेविंग ब्रश इन वन सिंगल पैक एट वन प्राइस। तो शेविंग किट जो है वो आपकी क्या है? मिक्स सप्लाई। सेल ऑफ हेयर ऑयल, फेस क्रीम, शैम्पू एंड हेयर डाई, इन सच ए केस शैम्पू इज टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 28%, all other goods are taxable at the rate of 18%, then on total package price tax rate will be 28%। क्योंकि ये नेचुरली बंडल्स नहीं है, इनको अलग से यूज, अलग अलग यूज किया जा सकता है, अलग अलग सेल किया जा सकता है। तो आई होप आपको कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई का जो है कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। बेसिकली आपको क्या करना है, जो आपकी बंडल सप्लाई है उसमें आपको देखना है कि एक से ज्यादा सप्लाई है, सिंगल प्राइस चार्ज किया गया है, और उनमें से अगर कोई प्रिंसिपल सप्लाई है जो प्रीडोमिनेंट है, जिसके अंदर जो है आप प्रीडोमिनेंटली मुख्यतः जो सप्लाई कर रहे हैं, प्रिंसिपल सप्लाई कर रहे हैं, वो आपको पता है, तो ऐसे में वो कंपोजिट सप्लाई मानी जाएगी और उस पर जो है प्रिंसिपल सप्लाई का जीएसटी रेट अप्लाई किया जाएगा। लेकिन अगर आप जो सप्लाई कर रहे हैं उसमें कोई भी प्रिंसिपल सप्लाई नहीं है, सभी सप्लाई अपने आप में प्रिंसिपल सप्लाई है, कोई भी एक सप्लाई प्रीडोमिनेंट नहीं है, तो ऐसे में वो मिक्स सप्लाई है और उस पर जो है हाईएस्ट रेट ऑफ जीएसटी जो होगा उन जो गुड्स पर वो अप्लाई किया जाएगा। तो ये था कंपोजिट और मिक्स सप्लाई का कॉन्सेप्ट। तो जनरली ये आपको वहीं देखने को मिलेगा जहां पर एक से ज्यादा सप्लाई है और सिंगल कंसीडरेशन चार्ज किया गया है। अगर एक से ज्यादा सप्लाई है और अलग अलग कंसीडरेशन चार्ज किया गया है तो ऐसे में हमें कोई परेशानी ही नहीं है, जिस सप्लाई पर जो जीएसटी रेट होगा वो हम चार्ज करेंगे। लेकिन परेशानी कहां है, सप्लाई एक से ज्यादा गुड्स की हो रही है और रेट जो है वो सिंगल रेट जो है चार्ज किया गया है, तो ऐसे में जो है उस पर वो रेट चार्ज किया जाएगा जो कंपोजिट सप्लाई के अकॉर्डिंग प्रिंसिपल सप्लाई पर होगा और मिक्स सप्लाई के केस में हाईएस्ट रेट ऑफ जीएसटी। तो आई होप आपको प्रिंसिपल और कंपोजिट सप्लाई सही से समझ में आया होगा। इसके रिगार्डिंग अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेरी है तो आप शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे टाइम ऑफ सप्लाई। तो चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हमारा आता है टाइम ऑफ सप्लाई। तो अभी तक हमने क्या डिस्कस किया कि अगर कोई एक्टिविटी या कोई ट्रांजैक्शन सेक्शन 7 के अकॉर्डिंग वो क्या बन जाती है, सप्लाई बन जाती है, तो ऐसे में सेक्शन 9 के अकॉर्डिंग, सेक्शन 9 के अकॉर्डिंग उस पर क्या चार्ज किया जाएगा, जीएसटी चार्ज किया जाएगा। तो ऐसे में यहां पर आप देखेंगे कि टैक्सेबल इवेंट जो कि सप्लाई है, दैट मीन्स अगर कोई सप्लाई होती है तो ही जीएसटी की बात की जाएगी। तो यहां पर हमारी जो टैक्सेबल इवेंट है वो सप्लाई है, सप्लाई होने पर ही जीएसटी जो है एप्लीकेबल होगा।
तो अब बात आती है कि यह कैसे पता चले कि कोई सप्लाई कब कंप्लीट मानी जाएगी और उस पर जीएसटी चार्ज किया जाएगा। क्योंकि आप देखेंगे सप्लाई के अंदर भी बहुत सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम यहां पर एक एग्जाम्पल के जरिए डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। अब मान लीजिए मिस्टर एक्स हैं, मिस्टर एक्स हैं जो कि क्या है, सप्लायर है, और मिस्टर वाई है, मिस्टर वाई क्या है, जो कि बायर है, रेसिपिएंट है। वो कोई गुड्स मिस्टर एक्स से खरीदना चाहते हैं। तो मिस्टर वाई क्या करते हैं, सबसे पहले मिस्टर एक्स को मान लीजिए 7 जून 2020 को कोई ऑर्डर जो है देते हैं। मिस्टर वाई जो है एक ऑर्डर जो है मिस्टर एक्स को देते हैं, मान लीजिए 100 गुड्स के लिए। जो भी वो गुड्स सप्लाई करते हैं 100 गुड्स के लिए वो ऑर्डर करते हैं, और मान लीजिए 15 जून 2020 को उनका जो ऑर्डर है वो कंफर्म किया जाता है। 10 दिन का समय ले लेते हैं मिस्टर एक्स उस ऑर्डर को कंफर्म करने के लिए, और उसके बाद मान लीजिए 25 जून 2020 को उनका जो इनवॉइस है, जो बिल है उन गुड्स के रिगार्डिंग वो बना दिया जाता है। और 30 जून 2020 को वो गुड्स जो है वो डिस्पैच कर दी जाती है, गुड्स सेंड कर दी जाती है मिस्टर वाई को। और मान लीजिए 8 जुलाई 2020 को वो गुड्स रिसीव की जाती हैं बाय मिस्टर वाई, और मान लीजिए 15 जुलाई 2020 को पेमेंट की जाती है बाय मिस्टर वाई, पेमेंट बाय मिस्टर वाई टू मिस्टर एक्स फॉर दीज गुड्स। तो अब बात आई कि जो जीएसटी लगाया जाएगा वो कब लगाया जाएगा, 7 जून को लगाया जाएगा, 15 जून को लगाया जाएगा, 25 जून को लगाया जाएगा, 30 जून को लगाया जाएगा, 8 जुलाई को लगाया जाएगा, या फिर 15 जुलाई 2020 को लगाया जाएगा। क्योंकि जब एक बार जीएसटी लेवी होगा फिर उसके बाद उसकी पेमेंट की बात होगी। तो हम देखेंगे जब हम पेमेंट ऑफ टैक्सेस की बात करेंगे तो वहां पर कहा गया है कि जिस महीने में जीएसटी लेवी होगा उस महीने की नेक्स्ट 20 जो डेट होगी उस तक वो जो है जीएसटी डिपॉजिट कराना होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं अप्रैल महीने में अगर कोई भी जीएसटी लेवी होता है तो उसकी पेमेंट 20 मई तक की जानी होती है। कुछ स्टेट्स के अंदर ये डेट 22 हो सकती है, कुछ स्टेट्स के अंदर ये 24 हो सकती है। तो हमने देखा है जीएसटी जो जीएसटीआर 3B है जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे उसकी ड्यू डेट्स है वो स्टेट वाइज कैटेगराइज की गई है। तो ऐसे में जो जीएसटीआर 3B की ड्यू डेट होती है वही आपकी टैक्स डिपॉजिट कराने की ड्यू डेट होती है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। और मई मंथ के लिए जो जीएसटी डिपॉजिट कराने की डेट होगी वो 20 जून होगी। जून मंथ के लिए जो जीएसटी डिपॉजिट कराने की होगी वो 20 जुलाई होगी। तो इस तरह सबसे पहले हमें क्या पता होना जरूरी है कि जीएसटी किस महीने में लेवी किया गया। तो यहां पर अगर मैं कहूं जीएसटी जून में लेवी किया जाएगा तो उसकी पेमेंट मुझे 20 जुलाई तक करनी होगी, और अगर जीएसटी जुलाई महीने में लेवी किया जाएगा तो उसकी पेमेंट मुझे 20 अगस्त तक करनी होगी। तो ऐसे में मेरे लिए यह जानना जरूरी हो जाता है, सप्लायर के लिए यह जानना जरूरी हो जाता है कि जो जीएसटी कब लेवी होगा, क्योंकि जब लेवी होगा उसी के बाद उसकी जो कलेक्शन की बात होगी गवर्नमेंट के द्वारा और जो पेमेंट की जाएगी सप्लायर के द्वारा। तो ऐसे में यह जो बताया गया टाइम ऑफ सप्लाई का कॉन्सेप्ट बताया गया जिससे हमें पता चलेगा कि किस डेट पर जीएसटी लेवी किया जाएगा, और जिस डेट पर जीएसटी लेवी होगा उस महीने का जो जीएसटी होगा वो नेक्स्ट महीने की जो 20th डेट होगी उस डेट तक डिपॉजिट कराना होगा। तो यहां पर हम टाइम ऑफ सप्लाई कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे
जिससे हमें यह पता चलेगा कि जीएसटी किस डेट पर लेवी होगा और अकॉर्डिंगली उसकी पेमेंट कब की जाएगी। तो सेक्शन 9 को जब हमने रीड किया, तो सेक्शन 9 में जो है जो बात कही गई कि सेक्शन 15 के अकॉर्डिंग क्या निकाली जाएगी, वैल्यू ऑफ सप्लाई डिटरमाइन की जाएगी और टाइम ऑफ सप्लाई के अकॉर्डिंग यह डिटरमाइन किया जाएगा कि लेवी ऑफ जीएसटी कब होगी और प्लेस ऑफ सप्लाई के रिगार्डिंग यह डिसाइड किया जाएगा कि वो इंट्रास्टेट सप्लाई है या फिर इंटरस्टेट सप्लाई है। अगर वो इंट्रास्टेट सप्लाई है तो जो लेवी होगा जीएसटी वो सीजीएसटी और एसजीएसटी होगा और अगर वो इंटरस्टेट सप्लाई है तो ऐसे में आईजीएसटी लेवी किया जाएगा। लेवी करने का मतलब ये है कि उस पर जो है आपका जो जीएसटी की लायबिलिटी है वो अराइज हो गई है सप्लायर की। कस्टमर जो है, बायर जो है, रेसिपिएंट जो है वो भले ही आपको पेमेंट करे या ना करे, एक बार अगर टाइम ऑफ सप्लाई के अकॉर्डिंग जीएसटी लेवी हो जाता है तो सप्लायर की ड्यूटी बन जाती है, सप्लायर की लायबिलिटी बन जाती है कि उसे वो जीएसटी पे करना होगा। तो टाइम ऑफ सप्लाई मीन्स द पॉइंट in time when goods services are considered supplied where the seller knows the time it helps him identify due date for payment of taxes। तो टाइम ऑफ सप्लाई के अकॉर्डिंग जो पॉइंट ऑफ टाइम निकल कर आएगा, जो डेट निकल कर आएगी, उस डेट में आपकी सप्लाई मानी जाएगी कि आपने सप्लाई कर दी है और अकॉर्डिंगली वहां पर जीएसटी लेवी हो जाएगा और अकॉर्डिंगली जो है आपको जीएसटी की पेमेंट करनी होगी। प्लेस ऑफ सप्लाई के अकॉर्डिंग हमें यह पता चलेगा कि राइट टैक्स टू बी चार्ज ऑन द इनवॉइस वेदर आईजीएसटी और सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। तो प्लेस ऑफ सप्लाई से हमें पता चलेगा कि उस पर सीजीएसटी और एसजीएसटी लगाया जाएगा या फिर आईजीएसटी लगाया जाएगा। तो एक सिंपली मैंने अभी आपको फिलहाल बताया है कि अगर विद इन द स्टेट है, जिस स्टेट में रजिस्टर्ड है सप्लायर, उसी स्टेट में सप्लाई की जा रही है, तो ऐसे में सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज किया जाएगा और उस स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर सप्लाई की जाती है तो वो इंटरस्टेट सप्लाई है, उस केस में आईजीएसटी चार्ज किया जाएगा। उसके बाद हमारा आता है वैल्यू ऑफ सप्लाई, क्योंकि एक बार हमें यह पता चल गया कि जीएसटी कब लेवी होगा तो उसके लिए हमें वैल्यू ऑफ सप्लाई का पता होना जरूरी है, क्योंकि वैल्यू ऑफ सप्लाई पर ही जीएसटी रेट अप्लाई किया जाता है और जीएसटी की लायबिलिटी जो है डिसाइड की जाती है। वैल्यू ऑफ सप्लाई इज इंपॉर्टेंट बिकॉज जीएसटी इज कैलकुलेटेड ऑन द वैल्यू ऑफ द सेल। फॉर एग्जाम्पल, सप्लायर के द्वारा 10,000 रुपए की गुड्स सेल की गई है और उस गुड्स पर 28% का जीएसटी है, तो ऐसे में वो 28% की जो रेट है वो उस गुड्स की वैल्यू पर अप्लाई की जाएगी और 2,800 रुपीज का जीएसटी जो है पेबल आ जाता है। इफ द वैल्यू इज कैलकुलेटेड इनकरेक्टली, अगर आपने वैल्यू ही गलत कैलकुलेट की है, then the amount of GST charge is also incorrect। तो ऐसे में जो जीएसटी आप चार्ज करेंगे उसकी वैल्यू भी गलत होगी। तो ऐसे में हमें वैल्यू ऑफ सप्लाई जो है डिटरमाइन करना जरूरी है और हम देखते हैं कि सेक्शन 15 विद रूल्स जो है हम वैल्यू ऑफ सप्लाई कैलकुलेट करते हैं। सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी मस्ट बी पेड एट द टाइम ऑफ सप्लाई। तो हमने देखा सेक्शन 9 के अकॉर्डिंग जीएसटी लेवी होता है जब जो है आप गुड्स की या सर्विसेज की या गुड्स और सर्विसेज दोनों की सप्लाई करते हैं। तो ऐसे में ये सप्लाई कब मानी जाएगी, कब उस पर जीएसटी लेवी होगा। हैव ए सेपरेट बेसिस टू आइडेंटिफाई देयर टाइम ऑफ सप्लाई, लेट्स अंडरस्टैंड देम इन डिटेल। तो गुड्स के लिए टाइम ऑफ सप्लाई के रूल्स अलग दिए गए, प्रोविजंस अलग दिए गए, सर्विसेज के लिए टाइम ऑफ सप्लाई के प्रोविजंस अलग दिए गए। क्योंकि दोनों का नेचर अलग अलग है, इसलिए जो है टाइम ऑफ सप्लाई जो है दोनों के लिए अलग अलग प्रिस्क्राइब की गई। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स, कि गुड्स के केस में यह कब माना जाएगा कि सप्लाई हो गई है और उस पर जीएसटी लग गया है। द लायबिलिटी टू पे टैक्स ऑन गुड्स shall arise at the time of supply as determined in accordance with the provision of this section।
द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स शैल बी अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग डेट्स। तो हमें 2-3 डेट्स बताई जाएंगी, उन डेट्स में जो भी डेट सबसे पहले आएगी वो डेट मानी जाएगी आपकी सप्लाई हो गई है और उस पर जीएसटी लेवी कर दिया जाएगा। तो पहली डेट बताई गई डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर। तो जिस डेट में आपका इनवॉइस जो है, बिल जो है सप्लायर इशू कर देता है, वो डेट आपकी ली जाएगी। और द लास्ट डेट ऑन विच ही इज रिक्वायर्ड अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 31 टू इशू द इनवॉइस विद रिस्पेक्ट टू द सप्लाई। और अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति, कोई सप्लायर इनवॉइस या बिल इशू ही नहीं करता है, तो ऐसे में हम देखेंगे कि टैक्स इनवॉइस के रिगार्डिंग जो है प्रोविजंस बताए गए हैं। वहां पर बताया गया है कि सप्लायर को कब तक टैक्स इनवॉइस या बिल जो है वो रेज कर देना है। तो ऐसे में अगर सप्लायर के द्वारा इनवॉइस या बिल रेज नहीं किया गया, तो हम लास्ट डेट, जिस डेट तक सप्लायर के द्वारा इनवॉइस रेज कर दिया जाना था, वो डेट हम यहां पर लेंगे। तो पहले क्लोज के अंदर हमने देखा कि अगर इनवॉइस रेज कर दिया गया तो डेट ऑफ इनवॉइस ली जाएगी, और अगर इनवॉइस रेज नहीं किया गया अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31, तो लास्ट डेट ऑन विच सप्लायर इज रिक्वायर्ड टू रेज और इशू टैक्स इनवॉइस और बिल, वो डेट आपकी ली जाएगी। तो एक बात का आपको ध्यान रखना है, अगर सेक्शन 31 के अकॉर्डिंग इनवॉइस इशू कर दिया गया है तो डेट ऑफ इनवॉइस ली जाएगी, और अगर सेक्शन 31 के अकॉर्डिंग इनवॉइस इशू नहीं किया गया है तो लास्ट डेट लेंगे जिस डेट तक इनवॉइस रेज कर दिया जाना था, वो डेट हम यहां पर लेंगे। क्योंकि हम देखेंगे सेक्शन 31 को जब हम आगे डिस्कस करेंगे तो वहां पर बताया गया है कि इनवॉइस कब तक रेज कर दिया जाना चाहिए। दूसरा हमें बताया गया द डेट ऑन विच द सप्लायर रिसीव द पेमेंट विद रिस्पेक्ट टू सप्लाई, और दूसरी डेट बताई गई जिस डेट में आपको पेमेंट रिसीव हो जाती है। इन दोनों में से जो भी पहले होगा वो आपकी क्या ली जाएगी, टाइम ऑफ सप्लाई मानी जाएगी, और उस डेट पर जीएसटी लेवी कर दिया जाएगा। तो सिंपली अगर मैं कहूं, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स विल बी डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, 2 लास्ट डेट ऑन विच इनवॉइस हैव बीन इशूड, 3 डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एडवांस और पेमेंट। इन तीनों में से जो भी डेट सबसे पहले होगी वो आपकी टाइम ऑफ सप्लाई मानी जाएगी और उस डेट पर जीएसटी लेवी कर दिया जाएगा। तो अगर मैं बात करूं हमारे एग्जाम्पल की, तो हमारे एग्जाम्पल में हम देखते हैं डेट ऑफ इनवॉइस यहां पर है 25 जून 2020, और पेमेंट की जो डेट है वो जो रिसीव हुई है 15 जुलाई 2020। तो इन दोनों में से जो भी सबसे पहले होगी वो है 25 जून 2020। तो ऐसे में यहां पर जो है आपका जीएसटी लेवी हो जाता है। तो अगर मान लीजिए यहां पर यह इनवॉइस रेज नहीं किया गया होता तो हम लास्ट डेट देखते जब तक इनवॉइस इशू कर दिया जाना था अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31। और अगर मैं सेक्शन 31 की बात करूं, सेक्शन 31 ये कहता है कि गुड्स के केस में इनवॉइस रेज करने की लास्ट डेट है बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स। जिस टाइम गुड्स रिमूव होता है, जिस टाइम गुड्स बाहर जाता है सप्लाई के लिए, उस टाइम पर इनवॉइस बन जाना चाहिए। तो हमने देखा हमारे केस में गुड्स डिस्पैच की गई है 30 जून, तो 30 जून आपकी लास्ट डेट है जिस डेट में इनवॉइस बन जाना चाहिए। इससे पहले आप बना सकते हैं इन केस ऑफ गुड्स, लेकिन डिस्पैच करने के बाद, रिमूवल के बाद अगर आप बनाते हैं तो वो डिफॉल्ट माना जाएगा, उस केस में आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जा सकती है। तो ध्यान रखें, गुड्स के केस में जो जनरल रूल है वो ये रूल है कि जब भी गुड्स की सप्लाई होगी और उसकी रिमूवल होगी आपके प्रिंसिपल ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस से, तो उस समय पर उसका बिल बन जाना चाहिए। आप उससे पहले बना सकते हैं, पहले बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर जिस टाइम रिमूवल हो रही है, जिस टाइम प्रिंसिपल प्लेस से बाहर जा रही है गुड्स, उस टाइम बना सकते हैं। लेकिन अगर गुड्स प्रिंसिपल प्लेस से रिमूव होने के बाद अगर आप बनाते हैं तो ऐसे में वो डिफॉल्ट है, आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जा सकती है। और टाइम ऑफ सप्लाई में साफ साफ कहा गया, अगर आपने इनवॉइस बना दिया है तो डेट ऑफ इनवॉइस ली जाएगी, और अगर आपने इनवॉइस नहीं बनाया है तो हम लास्ट डेट लेंगे जिस डेट तक इनवॉइस बन जाना चाहिए था।
तो इन केस ऑफ गुड्स हमने देखा लास्ट डेट होती है डेट ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स। तो अगर हमारे पास इनवॉइस की डेट नहीं होती इस केस में, तो हम यहां पर जो है गुड्स जिस डेट में डिस्पैच की गई है वो डेट यहां पर लेते 30 जून 2020। तो ये आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले आप डेट ऑफ इनवॉइस लेंगे। अगर डेट ऑफ इनवॉइस नहीं है तो जिस डेट में लास्ट डेट, जिस डेट में जो है इनवॉइस बन जाना चाहिए था वो डेट आप लेंगे। अब हमें यह पता चल गया कि 25 जून में जीएसटी लेवी होता है, तो इसका मतलब जून 2020 के अंदर जीएसटी लेवी हो चुका है, इसकी पेमेंट हमें 20 जुलाई 2020 तक करनी होगी। और अगर मान लीजिए ये डेट जुलाई के अंदर जाती तो जुलाई 2020 में लेवी होता और डेट जो पेमेंट करनी होती वो 20 अगस्त तक करनी होती। तो इसलिए टाइम ऑफ सप्लाई की रेलिवेंस है। उसके बाद यहां पर एक और चीज आपको समझनी है कि डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट ऑन विच इनवॉइस शुड हैव बीन इशूड और डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एडवांस और पेमेंट विच एवर इज अर्ली। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट यहां पर आता है एडवांस का। उससे पहले हम एक एग्जांपल यहां पर डिस्कस कर लेते हैं इन केस ऑफ गुड्स। टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स, एग्जांपल यहां पर दिया गया, मिस्टर एक्स है जो गुड्स सोल्ड करते हैं टू मिस्टर वाई फॉर 1 लाख रुपीज। तो 1 लाख रुपए की गुड्स जो है मिस्टर एक्स के द्वारा मिस्टर वाई को सेल की जा रही है और इनवॉइस रेज किया गया है 15 जनवरी को। गुड्स वर सप्लाइड 20 जनवरी, तो गुड्स सप्लाई की गई है 20 जनवरी को। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31 जिस दिन गुड्स सप्लाई की गई, गुड्स की रिमूवल की गई वो 20 जून है, तो इनवॉइस आपका एटलीस्ट 20 जून तक बन जाना चाहिए। 20 जून से पहले आप बना सकते हैं, लेकिन 20 जून के बाद अगर आप बनाते हैं तो वो डिफॉल्ट माना जाएगा, आप पर पेनल्टी लगाई जा सकती है। उसके बाद पेमेंट रिसीव होती है हमें 1 फरवरी, 1 फरवरी को। तो ऐसे में यहां पर कहा गया कि टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, तो हमने देखा डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस 15 जनवरी, पेमेंट रिसीव्ड 1 फरवरी, तो ऐसे में 15 जनवरी जो है टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा और जीएसटी लेवी कर दिया जाएगा। और अगर मान लीजिए यहां पर हमारे पास 15 जनवरी की डेट नहीं होती, तो ऐसे में लास्ट डेट होती 20 जनवरी, लास्ट डेट ऑन विच इनवॉइस शुड हैव बीन इशूड। तो 20 जनवरी और 1 फरवरी दोनों में से जो भी पहले होगा, जो कि 20 जनवरी है, तो ये आपका टाइम ऑफ सप्लाई माना जाता अगर हमारे पास डेट ऑफ इनवॉइस नहीं होती। लेकिन हमारे पास डेट ऑफ इनवॉइस अवेलेबल है, तो ऐसे में डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट रिसीव विच एवर इज अर्लियर जो है वो आपका टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा। लेकिन अब आपको यहां पर एक बात का ध्यान रखना है, एक नोटिफिकेशन इशू की गई 66/2017 और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है। अगर मैं बात करूं प्रैक्टिकली आपको बहुत ज्यादा यूज में देखने को मिलेगी। क्या हुआ, जब ये टाइम ऑफ सप्लाई के प्रोविजन आए तो इसकी वजह से एक हंगामा सा मच गया था जो व्यापारी हैं, जो ट्रेडर्स हैं। क्योंकि अगर आप देखेंगे, अगर मैं इस टाइम ऑफ सप्लाई के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग जाता हूं, इस टाइम ऑफ सप्लाई प्रोविजंस के अकॉर्डिंग जाता हूं, तो इसमें क्या कहा गया, डेट ऑफ इनवॉइस, सेकंड डेट ऑफ पेमेंट रिसीव्ड, विच एवर इज अर्लियर। और अगर आपके पास डेट ऑफ इनवॉइस नहीं है, इनवॉइस इशू नहीं किया गया है, तो लास्ट डेट जिस डेट पर इनवॉइस इशू किया जाना था। तो अब यहां पर क्या दिक्कत आई, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने मुझे 15 जून 2020 को एडवांस पेमेंट कर दी 1 लाख रुपए की, और इस व्यक्ति को, जो इसने 15 जून को पेमेंट की, इसको गुड्स की सप्लाई की गई मान लीजिए 18 दिसंबर को। तो ऐसे में अगर मैं टाइम ऑफ सप्लाई के प्रोविजन के अकॉर्डिंग देखूं तो मेरा जीएसटी जो है डेट ऑफ पेमेंट पर जो है लेवी हो जाता है, क्योंकि यहां पर कहा गया अर्लियर ऑफ डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट। तो ऐसे में जब मेरी गुड्स की सप्लाई की गई दिसंबर में, तो ये मेरा जो एडवांस है, मुझे एडवांस पर ही क्या करना पड़ा, जीएसटी देना पड़ा। तो इस वजह से यहां पर प्रॉब्लम आई और व्यापारियों ने, ट्रेडर्स ने जो है काफी सारी रिप्रेजेंटेशंस गवर्नमेंट को दी। तो उसके बाद एक नोटिफिकेशन इशू की गई 66/2017, जिसमें कहा गया कि अगर गुड्स के केस में कोई एडवांस आपको रिसीव होता है, तो उस केस में जो
लेवी किया जाएगा जीएसटी, वो एडवांस बेसिस पर नहीं किया जाएगा। जब आप उसका इनवॉइस इशू करोगे तब उस पर जीएसटी लगाया जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। स्पेशली गुड्स के केस में ही ये प्रोविजन है, सर्विसेज के केस में ये प्रोविजन नहीं है। तो ध्यान रखना है। नोटिफिकेशन नंबर 66/2017। तो इसका मतलब अगर मैं फिलहाल के लिए बात करूं, फिलहाल के लिए मैं अगर बात करूं तो गुड्स के केस में हमेशा टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? डेट ऑफ इनवॉइस, अगर इनवॉइस इशू किया गया है, और डेट ऑफ लास्ट डेट ऑन विच इनवॉइस शुड हैव बीन इशू। तो ये आपको ध्यान रखना है कि गुड्स के केस में आज की डेट में डेट ऑफ पेमेंट इररिलेवेंट है। इनिशियली जब ये लॉ आया, रूल्स आए, तो रेलिवेंट था, लेकिन जब ये नोटिफिकेशन आ गई, नोटिफिकेशन नंबर 66/2017, जिसमें कहा गया कि अगर पेमेंट आपको पहले मिल जाती है तो ऐसे में उसका टाइम ऑफ सप्लाई जो है डेट ऑफ इनवॉइस पर शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो इसलिए यहां पर जो है गुड्स के केस में अगर मैं बात करूं, गुड्स के केस में आपकी जो डेट ऑफ पेमेंट है वो इररिलेवेंट हो जाती है। हाँ, जिस दिन ये नोटिफिकेशन 66/2017 विड्रॉ कर ली जाएगी, गवर्नमेंट इसको वापस ले लेगी इस नोटिफिकेशन को, तो यह जो है हमारे लिए रेलिवेंट हो जाएगी डेट ऑफ पेमेंट। और उस केस में अभी तक हमने जो डिस्कस किया उसके अकॉर्डिंग ही टाइम ऑफ सप्लाई कैलकुलेट किया जाएगा। तो ये बात हमेशा ध्यान रखनी है। अभी फिलहाल के लिए नोटिफिकेशन नंबर 66/2017 की वजह से टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स विल बी डेट ऑफ इनवॉइस। और अगर डेट ऑफ इनवॉइस इशू नहीं किया गया है, देन लास्ट डेट ऑन विच इनवॉइस शुड हैव बीन रेज्ड। तो जिस डेट में जो है इनवॉइस रेज हो जाना चाहिए था। नोटिफिकेशन यहां पर आपको दी गई है, नोटिफिकेशन आप रीड कर सकते हैं। नोटिफिकेशन नंबर 66/2017। इनिशियली जो ओरिजिनली नोटिफिकेशन इशू की गई थी 40/2017 इशू की गई थी, लेकिन बाद में जिसको फर्दर अमेंड कर दिया गया था बाय द नोटिफिकेशन नंबर 66/2017, जिसमें कहा गया था कि द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल hereby notifies the registered person who did not opt for composition levy under section 10 of the said act as the class of person who shall pay the central tax on the outward supply of goods at the time of supply as specified in clause A। तो क्लोज ए में हमने देखा कि जो है डेट ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट ऑन विच इनवॉइस शुड हैव बीन रेज्ड वो कहा गया था, और क्लोज बी में कहा गया था डेट ऑफ पेमेंट रिसीव्ड। The said act, including in the situation affecting the provision of section 14 of the said act, and shall accordingly furnish the detail and returns as mentioned in chapter 9 of the said act and the rules made thereunder, and the period prescribed for the payment of tax by such class of registered person shall be such as specified in the said act। तो बेसिकली इस नोटिफिकेशन के जरिए क्या कहा गया? इस नोटिफिकेशन के जरिए कहा गया कि सेक्शन 12 के अंदर जो टाइम ऑफ सप्लाई बताया गया उसमें जो क्लोज ए है उसके अकॉर्डिंग जो है टाइम ऑफ सप्लाई निकाला जाएगा। तो अभी आपको गुड्स के केस में ध्यान रखना है कि जिस डेट में आप इनवॉइस रेज करते हैं उस डेट में आपके ऊपर जीएसटी लेवी होता है। इसका मतलब ये कि सप्लायर जब सेल करेगा, जब वो इनवॉइस रेज करेगा तो वो क्या एंट्री करेगा? वो एंट्री करेगा यहां पर, मान लीजिए उसने इंट्रा स्टेट सप्लाई की है विद इन दी स्टेट, तो ऐसे में वो जो जनरल एंट्री पास करेगा अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, वो पास करेगा डेटर अकाउंट डेबिट, डेटर अकाउंट्स डेबिट टू सेल्स अकाउंट। मान लीजिए सेल की गई है 10,000 रुपए की, टू सीजीएसटी आउटपुट लायबिलिटी या सीजीएसटी पेबल, जो भी आप यूज करना चाहें। मान लीजिए 9% की लायबिलिटी है तो 900 रुपीज, टू एसजीएसटी पेबल या फिर एसजीएसटी आउटपुट लायबिलिटी 900 रुपीज, और डेटर अकाउंट को वो डेबिट करेगा 11800। और अगर मान लीजिए यही जो है इंटरस्टेट सप्लाई होती, इंटरस्टेट सप्लाई दैट मींस एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सप्लाई की जाती है, तो वो एंट्री पास करता डेटर अकाउंट डेबिट 11,800 रुपए से, टू सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा 10,000 रुपए से,
टू आईजीएसटी पेबल या आईजीएसटी आउटपुट लायबिलिटी 1800 रुपए से। तो ये एंट्री बेसिकली पास की जाएगी। आईजीएसटी के अंदर 9% सीजीएसटी, 9% एसजीएसटी चार्ज किया जाता है, तो ध्यान रखना है। और ये जो एंट्री जो है, ये जो पास की जाएगी, वो पास की जाएगी जिस डेट में आप सेल करते हैं, सेल इनवॉइस रेज करते हैं। उसके बाद यहां पर नेक्स्ट जो आता है, फॉर द पर्पज ऑफ क्लोज बी, द डेट ऑन विच द सप्लायर रिसीव्स द पेमेंट shall be the date on the date which his payment is entered in his books of accounts or the date on which the payment is credited to his bank account, whichever is earlier। तो अभी फिलहाल के लिए हमारे लिए क्लोज बी इररेलेवेंट है, तो इसके लिए अगर मैं कहूं तो हमारे लिए ये एक्सप्लेनेशन भी इररेलेवेंट है, और हमारे लिए एक्सप्लेनेशन के साथ साथ ये प्रोविजो भी इररेलेवेंट है। अगर मैं नोटिफिकेशन 66/2017 को देखते हुए बात करूं तो, क्योंकि यहां पर कहा गया है कि डेट ऑफ पेमेंट मानी जाएगी, ये जो बताया था डेट ऑफ पेमेंट रिसीव्ड, ये मानी जाएगी जिस दिन आप अपनी बुक्स में जनरल एंट्री, जिस दिन आप अपनी बुक्स में रिसिप्ट की एंट्री पास करेंगे और जिस दिन आपके बैंक में क्रेडिट होगा, उन दोनों में से जो भी डेट पहले होगी वो डेट मानी जाएगी डेट ऑफ पेमेंट रिसीव्ड। फॉर एग्जांपल, आपके पास जो है वेंडर से, बायर से जो चेक रिसीव होता है, मान लीजिए चेक रिसीव होता है 16 जून 2020 को, और आप उस चेक के जरिए जो है अपनी जनरल एंट्री, जो अपनी एंट्री है वो बुक्स के अंदर पास कर देते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री डेटर। मान लीजिए 11,800 रुपए की पेमेंट, 11,800 रुपए का चेक आपको मिल जाता है, और जिस दिन चेक आपको मिलता है उस दिन आप ये जो है एंट्री पास कर देते हैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। लेकिन अब आपने क्या किया, आपने वो जो चेक जो है वो अपने बैंक में जाकर प्रेजेंट किया, और 3 दिन बाद आपके अकाउंट में जो है क्रेडिट हुआ। तो मान लीजिए अकाउंट में क्रेडिट हुआ 19 जून 2020 को, तो ऐसे में कहा गया डेट ऑफ पेमेंट मानी जाएगी इन दोनों में से जो भी डेट पहले होगी, दैट इज 16 जून। और मान लीजिए 12 जून 2020 को पेमेंट कर दी गई, आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया गया, और आपने अपनी बुक्स में 16 जून को जो है एंट्री पास की, तो ऐसे में डेट ऑफ पेमेंट मानी जाएगी 12 जून। तो यहां पर ध्यान रखें, अभी फिलहाल के लिए ये इररेलेवेंट है, क्योंकि अभी फिलहाल के लिए डेट ऑफ पेमेंट रिसीव्ड को जो है इग्नोर किया जाएगा ड्यू टू नोटिफिकेशन नंबर 66/2017। उसी के साथ ही यहां पर एक प्रोविजन इंसर्ट किया गया था, प्रोवाइडेड दैट वेयर द सप्लायर ऑफ टैक्सेबल गुड्स रिसीव्स एन अमाउंट अप टू 1,000 रुपीज in excess of the amount indicated in the tax invoice, the time of supply to the extent of such excess amount shall be at the option of the said supplier, the date of issue of invoice in respect of such excess amount। तो अगेन हमारे लिए इररिलेवेंट है, लेकिन यहां पर कहा क्या गया है, यहां पर कहा यह गया है कि अगर मान लीजिए यहां पर हमें पेमेंट रिसीव करनी थी 11,800 रुपए की, लेकिन गलती से क्या हुआ, या फिर मान लीजिए जानकर जो है पेमेंट की गई 12,800 रुपए की, तो हमारे पास क्या हुआ, 1,000 रुपए की एक्सेस पेमेंट रिसीव हो गई। तो अब बात आई इस 1,000 रुपए पर जीएसटी कब लेवी होगा, क्योंकि 10,000 रुपए पर तो हम ऑलरेडी जीएसटी लेवी कर चुके हैं, 1,800 रुपए रिसीव कर चुके हैं, लेकिन जो एक्सेस अमाउंट हमने रिसीव की, हमें रिसीव करने थे 11,800, हमने रिसीव कर लिए 12,800, 1,000 रुपए की पेमेंट ज्यादा आ गई बायर से, तो ऐसे में क्या होगा, तो ऐसे में कहा गया कि इस पर जो जीएसटी है वो अप्लाई किया जाएगा एट द ऑप्शन ऑफ सप्लायर एट द टाइम ऑफ इनवॉइस। तो इस पर जीएसटी जब इस 1,000 रुपए का इनवॉइस इशू किया जाएगा तब उस पर जीएसटी लेवी किया जाएगा। हालांकि अगेन नोटिफिकेशन नंबर 66/2017 की वजह से यह प्रोविजो भी जो है इररिलेवेंट हो जाता है, क्योंकि अभी फिलहाल के लिए डेट ऑफ पेमेंट को कंसीडर ही नहीं किया जाता, तो ऑटोमेटिकली इस 1,000 रुपए का जो है जीएसटी लेवी होगा जब उसका इनवॉइस इशू किया जाएगा। तो यहां पर अगर 1,000 रुपए की बजाय 1,00,000 रुपए भी एक्सेस रिसीव हो जाते हैं, एडवांस रिसीव हो जाते हैं, तो उस एडवांस पर आपको जीएसटी पे नहीं करना है। जब आप उसका इनवॉइस इशू करोगे उस एडवांस के अगेंस्ट, तब आप जीएसटी चार्ज करोगे। और यह ध्यान रखना है ओनली इन केस ऑफ गुड्स।
अगर सर्विसेज के रिगार्डिंग कोई एडवांस आपको आया है तो अभी हम देखेंगे एडवांस पर ही आपको जीएसटी देना होगा। नेक्स्ट हमारा यहां पर आता है इन केस ऑफ सप्लाईज इन रिस्पेक्ट ऑफ विच टैक्स इज पेड और लाइबल टू बी पेड ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। तो अगर हमने कोई सप्लाई रिसीव की है और उस पर हमें अंडर रिवर्स चार्ज टैक्स पे करना है। हमने देखा था सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 को जब हमने डिस्कस किया था तो उसमें कहा गया था कि कुछ स्पेसिफाइड सर्विसेज पर रेसिपिएंट जो है वो अंडर रिवर्स चार्ज टैक्स पे करेगा। और उसी तरह हमने सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 के अंदर देखा था कि अगर अनरजिस्टर्ड सप्लायर से कोई स्पेसिफाइड नोटिफाइड सप्लाई आप रिसीव करोगे और आप जो हो नोटिफाइड रेसिपिएंट हो तो ऐसे में जो है अंडर रिवर्स चार्ज आप जीएसटी पे करोगे। तो यहां पर कहा गया कि रिवर्स चार्ज के केस में जीएसटी की लायबिलिटी कब आएगी, तो यहां पर बताया गया डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स, जिस डेट में आप गुड्स रिसीव करेंगे एज ए रेसिपिएंट। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है रिवर्स चार्ज के केस में सप्लायर के ऊपर जीएसटी लेवी नहीं होता, रेसिपिएंट के ऊपर जीएसटी लेवी किया जाता है। द डेट ऑफ पेमेंट एज एंटर्ड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द रेसिपिएंट, तो जिस डेट में आपने पेमेंट की है और अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंटर की है एज ए रेसिपिएंट, वो डेट यहां पर ली जाएगी। अगर वो डेट अवेलेबल नहीं है तो डेट ऑन विच द पेमेंट इज डेबिटेड इन हिज बुक्स अकाउंट, तो जिस दिन रेसिपिएंट के बैंक अकाउंट के अंदर डेबिट किया गया, जो उसका बैंक बैलेंस कम किया गया, उन दोनों में से जो भी डेट पहले होगी वो डेट बी क्लोज में ली जाएगी। और थर्ड बताया गया द डेट इमीडिएटली फॉलोइंग 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और एनी अदर डॉक्यूमेंट बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड इन ल्यू देयरऑफ बाय सप्लायर। तो जिस डेट में सप्लायर के द्वारा अगर कोई इनवॉइस आपको दिया गया है और अगर सप्लायर के द्वारा इनवॉइस आपको नहीं दिया गया है तो एज ए रेसिपिएंट आप पेमेंट वाउचर इशू करते हैं, तो उसके इशू करने के 30 दिन तक जो है वो यहां पर डेट ली जाएगी। इन तीनों में से जो भी अर्लीस्ट होगा, इन तीनों में से जो भी डेट पहले होगी उस डेट पर जीएसटी की लेवी जो है हो जाएगी और अकॉर्डिंगली आपको जो है एज ए रेसिपिएंट अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म जीएसटी पे करना होगा। Provided that where it is not possible to determine the time of supply under clause A, B और clause C, और मान लीजिए तीनों ही डेट्स आपके पास अवेलेबल नहीं है तो ऐसे में कहा गया टाइम ऑफ सप्लाई शैल बी द डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई। तो जिस भी डेट में जो है बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर सप्लाई रिसीव की जो एंट्री की जाएगी उस डेट में जो है जीएसटी लेवी कर दिया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। अंडर रिवर्स चार्ज बेसिस जो है रेसिपिएंट पर जीएसटी लेवी किया जाता है, तो यहां पर जब रेसिपिएंट अंडर रिवर्स चार्ज गुड्स को रिसीव करेगा वो डेट ली जाएगी और अंडर रिवर्स चार्ज जब वो उस गुड्स के लिए पेमेंट करेगा तो जिस दिन उसके अकाउंट से पेमेंट डेबिट होती है या जिस दिन वो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में पेमेंट की एंट्री करता है उन दोनों में से जो भी डेट पहले होगी वो ली जाएगी। और तीसरी डेट जिस डेट में सप्लायर ने इनवॉइस इशू किया है या फिर सप्लायर ने इनवॉइस इशू नहीं किया, रेसिपिएंट ने पेमेंट वाउचर इशू किया है, तो उसके 30 दिन तक का समय लिया जाएगा और इन तीनों में से जो भी डेट सबसे पहले होगी उसके अकॉर्डिंग आपको जीएसटी लेवी किया जाएगा और जीएसटी आपको पे करना होगा। और अगर मान लीजिए तीनों ही डेट्स अवेलेबल नहीं है तो जिस डेट में रेसिपिएंट के द्वारा अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो सप्लाई रिसीव करने की एंट्री की गई उस डेट पर जीएसटी लेवी कर दिया जाएगा। उसके बाद यहां पर बात की गई वाउचर्स बाय सप्लायर। तो कई बार हम क्या देखते हैं, कोई सप्लायर होता है तो वो क्या करता है कुछ वाउचर इशू कर देता है। जनरली आप देखेंगे ऑनलाइन शॉपिंग आप करते हैं तो बहुत सारे गिफ्ट वाउचर आपको दे दिए जाते हैं। तो ऐसे में बात आई ये गिफ्ट वाउचर भी क्या है, ये गिफ्ट वाउचर भी सप्लाई है और इन पर जीएसटी लेवी होगा। लेकिन टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगी उसके रिगार्डिंग बताया गया कि अगर वाउचर जो इशू किया गया है वो आइडेंटिफाइबल है तो ऐसे में डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर ली जाएगी। फॉर एग्जांपल आप रेडीमेड गारमेंट शॉप पर जाते हैं और वो आपको जो है एक वाउचर देते हैं कि नेक्स्ट टाइम जब आप शॉपिंग करेंगे तो आपको 1000 रुपए का फ्लैट जो है डिस्काउंट दिया जाएगा ऑन दी परचेज ऑफ जो है गारमेंट्स, जो भी आप जो क्लॉथ्स जो भी आप परचेज करेंगे। तो ऐसे में जिस डेट पर यह वाउचर इशू किया जाएगा वही डेट उसी डेट पर जीएसटी लेवी कर दिया जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए
जो वाउचर दिया गया है वो आइडेंटिफाइबल नहीं है। दैट मीन्स उससे यह पता नहीं लगेगा कि आप क्लोथ्स की परचेज करेंगे, आप जो है क्रोकरी की परचेज करेंगे, आप जो है इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की परचेज करेंगे, आप बेसिकली अकॉर्डिंगली कोई भी जो गुड्स परचेज कर सकते हैं, वहां पर पर्टिकुलर गुड्स आइडेंटिफाइबल नहीं है। तो ऐसे में जिस डेट पर वो वाउचर रिडीम किया जाएगा बाय द कस्टमर, बाय द क्लाइंट, जिसको वो वाउचर दिया गया था, वो उसे जिस डेट में रिडीम करेगा वो मानी जाएगी उसकी टाइम ऑफ सप्लाई और उस पर जीएसटी लेवी किया जाएगा। तो अगर आप वाउचर इशू कर रहे हैं और वाउचर पर ही आपको पता है, वो आइडेंटिफाइबल है कि किस गुड्स को परचेज करने पर वो वाउचर रिडीम किया जाएगा, तो आप जिस डेट में वाउचर इशू करेंगे उसी डेट में उस पर जीएसटी लेवी किया जाएगा। लेकिन अगर आपको यह नहीं पता है कि वो वाउचर किस गुड्स के अगेंस्ट यूज किया जाएगा, आइडेंटिफाइबल नहीं है, तो जब वो क्लाइंट या कंज्यूमर उस वाउचर को यूज करेगा, रिडीम करेगा, तब उस पर जीएसटी लेवी किया जाएगा। 5 नंबर पॉइंट्स के अंदर बताया गया, वेयर इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई अंडर द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन 3 और सबसेक्शन 4, द टाइम ऑफ सप्लाई शैल बी। तो हमने देखा 2 के अंदर जो है रिवर्स चार्ज के केसेस में जो है टाइम ऑफ सप्लाई जो है बताया गया था। 2 के अंदर टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स, 3 के अंदर टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज और 4 के अंदर टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ वाउचर। और इन तीनों में आपको कोई भी डेट जो है आइडेंटिफाइबल नहीं हो पा रही है, तो ऐसे में कहा गया कि इन ए केस वेयर पीरियोडिकल रिटर्न हैज बीन फाइल्ड बाय बी द डेट ऑन व्हिच सच रिटर्न इज टू बी फाइल्ड। अगर आप पीरियोडिकली रिटर्न फाइल करते हैं तो जिस डेट में आपकी जो है रिटर्न फाइल करने की डेट है वो आपकी टाइम ऑफ सप्लाई मान ली जाएगी। और एनी अदर केस बी द डेट ऑन विच टैक्स इज पेड। और कोई केस है तो जिस डेट में आप टैक्स पे करेंगे उस डेट में आपकी टाइम ऑफ सप्लाई मानी जाएगी और अकॉर्डिंगली जीएसटी लेवी किया जाएगा, पे किया जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। 6 पॉइंट्स बताया गया, द टाइम ऑफ सप्लाई टू द एक्सटेंट इट रिलेट्स टू एन एडिशन इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई बाय वे ऑफ इंटरेस्ट, लेट फीस और पेनल्टी फॉर डिलेड पेमेंट ऑफ एनी कंसिडरेशन शैल बी द डेट ऑन विच द सप्लायर रिसीव सच एडिशन इन वैल्यू। तो मान लीजिए कई बार क्या होता है, मैंने आपको 10,000 रुपए की गुड्स सेल की और मैंने कहा कि अगर आप 2 महीने के बाद पेमेंट करेंगे तो आपसे जो है 1% का इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। तो ऐसे में इंटरेस्ट भी क्या है, इंटरेस्ट भी जीएसटी लॉ के तहत एक सप्लाई है। हालांकि इंटरेस्ट को एग्जम्प्ट किया गया है फिलहाल के लिए जीएसटी लॉ के अंदर, लेकिन जो आप इंटरेस्ट चार्ज करते हैं वो भी एक सप्लाई है। तो अब बात आई कि उस इंटरेस्ट पर जीएसटी कब लेवी होगा। तो उस इंटरेस्ट पर जीएसटी लेवी होगा जिस डेट में आप उस इंटरेस्ट को रिसीव करेंगे। आपने भले ही इनवॉइस आज रेज कर दिया और पेमेंट के लिए 2 महीने का समय दिया और 2 महीने बाद पेमेंट नहीं की गई, 3 महीने बाद पेमेंट की गई और आप उस केस में इंटरेस्ट चार्ज करोगे, तो डेट ऑफ इनवॉइस जो है टाइम ऑफ सप्लाई नहीं माना जाएगा फॉर दैट इंटरेस्ट पोर्शन। वैल्यू ऑफ गुड्स के लिए डेट ऑफ इनवॉइस रहेगा, लेकिन इंटरेस्ट अमाउंट के लिए टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा जिस डेट में वो इंटरेस्ट जो है रिसीव किया गया, रिसीव सच एडिशन इन वैल्यू। या आप कोई पेनल्टी लगा देते हैं, मान लीजिए कि अगर 2 महीने के अंदर पेमेंट नहीं दी गई तो आपको जो है 500 रुपए पर डे के हिसाब से पेनल्टी पे करनी होगी। तो ऐसे में ये जो पेनल्टी है जिस डेट में रिसीव होगी उस डेट में उस पर जीएसटी लेवी किया जाएगा। तो ये तो था प्रोविजन इन केस ऑफ टाइम ऑफ गुड्स। अब हम बात करते हैं टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सर्विसेज। अब बात आई कि जो सप्लाई की जाती है सर्विसेज की, तो ऐसे में सर्विसेज के केस में टाइम ऑफ सप्लाई कब माना जाएगा, कब जीएसटी लेवी किया जाएगा। तो ऐसे में सेक्शन 13 हमें बताता है टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, कि सर्विसेज के केस में कब माना जाएगा आपने सप्लाई की और जीएसटी लेवी किया जाएगा। तो अगेन हम डिस्कस करने से पहले सप्लाई के रिगार्डिंग अगर हम बात करें टैक्स इनवॉइस की, बिल की, तो हम देखते हैं सेक्शन 31 के अकॉर्डिंग सर्विसेज के केस में जो इनवॉइस रेज किया जाता है वो रेज किया जाता है एट द टाइम ऑफ प्रोविजनिंग ऑफ सर्विस। जब सर्विस आप प्रोवाइड कर देते हैं तो आप क्या करेंगे, टैक्स इनवॉइस इशू करेंगे। हालांकि आपको 30 दिन तक का समय दिया जाता है, 30 डेज फ्रॉम द प्रोविजनिंग ऑफ सर्विसेज। तो 30 दिन तक आप जो है टैक्स इनवॉइस इशू कर सकते हैं।
फॉर एग्जाम्पल आज मैंने किसी को सर्विस दी, तो ऐसे में मैं 30 दिन तक जो है टैक्स इनवॉइस इशू कर सकता हूं। 30 दिन के बाद अगर मैं टैक्स इनवॉइस इशू करता हूं या फिर मैं 30 दिन के बाद भी टैक्स इनवॉइस इशू नहीं करता हूं तो ये एक डिफॉल्ट माना जाएगा और ऐसे में सप्लायर पर जो है पेनल्टी लेवी की जाएगी। तो अब बात आई कि टाइम ऑफ सप्लाई के अकॉर्डिंग इस पर जीएसटी कब लेवी होगा। तो यहां पर कहा गया द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज शैल बी दी अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग डेट्स। तो यहां पर भी कुछ डेट्स बताई गई और उनमें से जो भी डेट अर्लीस्ट होगी, जो भी सबसे पहले होगी, उस डेट पर जीएसटी लेवी कर दिया जाएगा। डेट बताई गई द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर। अगर इनवॉइस इशू कर दिया गया है तो जो है डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस जो है ली जाएगी। और अगर मान लीजिए इफ द इनवॉइस इज इशूड विद इन द पीरियड प्रिस्क्राइब्ड अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 31, अगर सेक्शन 31 के अकॉर्डिंग इनवॉइस इशू किया गया है तो डेट ऑफ इनवॉइस ली जाएगी। और अगर सेक्शन 31 के अकॉर्डिंग जो है इनवॉइस इशू नहीं किया गया है तो ऐसे में द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। तो अगर मान लीजिए जिस डेट में इनवॉइस इशू नहीं किया गया सेक्शन 31 के अकॉर्डिंग, वहां पर जो डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट है, जिस डेट में आप जो पेमेंट रिसीव करेंगे वो डेट ली जाएगी। तो दैट मींस क्लोज ए के अंदर इन दोनों डेट में जो भी अर्लियर डेट होगी वो ली जाएगी। क्लोज बी में बताया गया द डेट ऑफ प्रोविजनिंग ऑफ सर्विस if the invoice is not issued within the period prescribed under subsection 2 of section 31। अगर सेक्शन 31 के अकॉर्डिंग इनवॉइस इशू नहीं किया गया तो डेट ऑफ प्रोविजनिंग ऑफ सर्विस, दैट मीन जिस डेट में आपने सर्विस प्रोवाइड की वो डेट ली जाएगी, और द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। तो यहां पर दो केस बताए गए। अगर इनवॉइस सेक्शन 31 के अकॉर्डिंग इशू किया गया है तो डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट रिसीव्ड विच एवर इज अर्लियर, और अगर इनवॉइस सेक्शन 31 के अकॉर्डिंग इशू नहीं किया गया है तो डेट ऑफ प्रोविजनिंग ऑफ सर्विस और डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। थर्ड बताया गया द डेट ऑन विच द रेसिपिएंट शोज द रिसिप्ट ऑफ सर्विस इन हिज बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो थर्ड वहां पर बताया गया जहां पर क्लोज ए और क्लोज बी एप्लीकेबल नहीं होते हैं। तो इन दैट केस जिस डेट में रेसिपिएंट ने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर सर्विस रिसीव की गई है वो डेट ली जाएगी। तो यहां पर अगर मैं बात करूं टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज इज अर्लीस्ट ऑफ डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट और डेट ऑफ प्रोविजनिंग ऑफ सर्विस विच एवर इज अर्लियर। अगर जो है डेट ऑफ प्रोविजनिंग ऑफ सर्विस जब ली जाएगी अगर जो सेक्शन 31 के अकॉर्डिंग इनवॉइस इशू नहीं किया गया है। तो मान लीजिए सर्विसेज के केस में यहां पर एक एग्जांपल के जरिए हम पहले डिस्कस कर लेते हैं कि मिस्टर ए है वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं 20,000 रुपए की मिस्टर बी को, और 1 जनवरी को ये सर्विस प्रोवाइड की जाती है। इनवॉइस इशू किया जाता है 20 जनवरी को। तो हमने देखा सेक्शन 31 कहता है कि जिस डेट में सर्विस प्रोवाइड की गई उसके 30 दिन के अंदर आप इनवॉइस इशू कर सकते हैं। तो यहां पर 20 जनवरी को जो इनवॉइस इशू किया गया वो क्या है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31 इशू किया गया है। तो दैट मींस अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31 इनवॉइस इशू किया गया है। तो हम क्या लेंगे, डेट ऑफ इनवॉइस। और अगर मान लीजिए इनवॉइस इशू नहीं किया गया होता तो हम क्या लेते हैं, डेट ऑफ प्रोविजनिंग ऑफ सर्विस। इन द प्रेजेंट केस वी नीड टू फर्स्ट चेक इफ द इनवॉइस वाज इशूड विद इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम। द प्रिस्क्राइब्ड टाइम इज 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई, दैट इज 31st January। द इनवॉइस वाज इशूड on 20th January, so that means the invoice was issued within prescribed limit। तो ऐसे में डेट ऑफ इनवॉइस क्या ली जाएगी, क्लोज ए के अंदर 20 जनवरी। और उसके बाद पेमेंट रिसीव की गई 1 फरवरी को, तो डेट ऑफ पेमेंट जो है 1 फरवरी को रिसीव की गई, तो यहां पर 1 फरवरी। इन दोनों में से जो भी अर्लीस्ट होगा दैट इज 20th जनवरी, वो आपकी मानी जाएगी टाइम ऑफ सप्लाई, और इस डेट पर जीएसटी जो है लेवी कर दिया जाएगा। और अगर 20 जनवरी को जीएसटी लेवी किया गया है उसकी पेमेंट आपको अगले महीने की 20 तारीख तक करनी होती है, दैट मींस 20 फरवरी तक जो है जीएसटी की पेमेंट करनी होगी इन दिस केस।
अच्छा, मान लीजिए मेरी डेट ऑफ पेमेंट जो है वो 1 फरवरी ना होकर, मान लीजिए मुझे एडवांस मिल गया था 12 दिसंबर को, 12 दिसंबर 2019 को मुझे एडवांस मिला और 20 जनवरी 2020 को मैंने इनवॉइस इशू किया। तो ऐसे में यहां पर जो है टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा 20 दिसंबर 2019, और ऐसे में जीएसटी की पेमेंट करनी होगी 20 जनवरी 2020 तक। तो ध्यान रखें, गुड्स के केस में हमने देखा था नोटिफिकेशन नंबर 66/2017 की वजह से डेट ऑफ पेमेंट इररेलेवेंट थी, लेकिन इन केस ऑफ सर्विसेज यहां पर कोई नोटिफिकेशन नंबर 66/2017 काम करेगी। यहां पर आपको डेट ऑफ पेमेंट कंसीडर करनी होगी, और अगर कोई एडवांस आपको आया है तो आपको एडवांस बेसिस पर ही जो है जीएसटी पे करना होगा। तो इसका मतलब सीधा सा ये है कि अगर गुड्स के लिए कोई एडवांस मिलता है तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, जब जीएसटी इनवॉइस इशू किया जाएगा तब जीएसटी लगेगा, और अगर सर्विसेज के लिए कोई एडवांस आता है तो एडवांस पर ही जीएसटी लेवी किया जाएगा। हाँ, एक बार एडवांस पर अगर जीएसटी लेवी हो जाता है तो उस एडवांस के अगेंस्ट जब आप सर्विस देंगे, सप्लाई देंगे, तो एट दैट टाइम जीएसटी फिर से नहीं लगाया जाएगा। तो इसका मतलब मान लीजिए 1 लाख रुपए का एडवांस मिला तो उस एडवांस पर ही जीएसटी पे होगा, और उस 1 लाख के अगेंस्ट जब आप इनवॉइस इशू करेंगे तो उस इनवॉइस इशू करते हुए आपको जीएसटी चार्ज नहीं करना है, क्योंकि आप ऑलरेडी एडवांस बेसिस पर जीएसटी पे कर चुके हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद रिवर्स चार्ज के केस में बताया गया कि जो टाइम ऑफ सप्लाई मानी जाएगी वो मानी जाएगी नंबर 1 द डेट ऑफ पेमेंट एज एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द रेसिपिएंट। हमने गुड्स के केस में देखा था जो क्लोज ए के अंदर बताई गई थी डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स, तो यहां पर बताया गया डेट ऑफ पेमेंट एज एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द रेसिपिएंट, क्योंकि जनरली यह पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ सर्विस क्या है, किस डेट में आपने सर्विस रिसीव की, यह पता लगाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए यहां पर डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ सर्विस नहीं रखा गया, जबकि आप गुड्स के केस में देखेंगे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स को क्लोज ए में रखा गया था। तो यहां पर सबसे पहले आपको डेट लेनी है, डेट ऑफ पेमेंट एज एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द रेसिपिएंट। जो रिसीव करने वाला है, जिसकी अंडर रिवर्स चार्ज जिसको जीएसटी पे करना है, वो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जिस डेट में सर्विस रिसीव करने की एंट्री करेगा उस डेट में जो है क्लोज ए के अंदर पहली डेट ली जाएगी, और द डेट ऑन विच द पेमेंट इज डेबिट इन हिज बैंक अकाउंट्स विच एवर इज अर्लियर। और जिस डेट में रेसिपिएंट के बैंक अकाउंट से पेमेंट जो है डेबिट हो जाती है, वो दोनों डेट में जो भी डेट पहले होगी वो आपकी क्लोज ए के अंदर ली जाएगी। और क्लोज बी में बताया गया द डेट इमीडिएटली फॉलोइंग 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और एनी अदर डॉक्यूमेंट बाय व्हाटएवर नॉर्म कॉल्ड इन ल्यू देयरऑफ बाय अकाउंट्स ऑफ द रेसिपिएंट ऑफ द सप्लाई। तो 60 डेज का यहां पर समय दिया गया जब सप्लायर जो है इनवॉइस इशू करेगा या फिर जो रेसिपिएंट है वो कोई डॉक्यूमेंट जो है रेज करेगा। तो अगर हम बात करें गुड्स के केस में यहां पर 30 डेज का समय दिया गया था, जबकि यहां पर जो है सर्विसेज के केस में 60 डेज का समय दिया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत 60 डेज जो है फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लायर or any other document by whatever name called in lieu thereof by the supplier on account of the recipient of the supply। तो ऐसे में ये जो दो डेट्स हैं इनमें जो भी अर्लियर होगी, जो भी अर्लीस्ट होगी, वो टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा और उस दिन जीएसटी लेवी किया जाएगा। तो रिवर्स चार्ज के केस में, सर्विसेज के केस में जो है आपको इस तरह से जो है टाइम ऑफ सप्लाई कैलकुलेट करनी है। जनरली क्या होता है, जब हम एडवोकेट्स की सर्विस लेते हैं, तो एडवोकेट की कोई सर्विस लेता है तो सप्लायर कौन है, एडवोकेट, लेकिन एडवोकेट जीएसटी चार्ज नहीं करता है सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 की वजह से। जो रेसिपिएंट है, तो एडवोकेट के केस में एडवोकेट जो है जीएसटी चार्ज नहीं करता है, बीइंग ए रेसिपिएंट मुझे उस पर जीएसटी पे करना होता है। तो ऐसे में आपको ध्यान रखना है, टाइम ऑफ सप्लाई का जो रूल बताया गया उसके अकॉर्डिंग जिस डेट में आप पेमेंट करते हैं
और बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर वो पेमेंट जो है एंटर करते हैं, वो और जिस डेट में आपके बैंक अकाउंट से जो पैसा डेबिट होता है वो डेट जो है ली जाती है। और दूसरा बताया गया 60 डेज फ्रॉम द इनवॉइस। तो मान लीजिए मिस्टर वाई है, एक एडवोकेट है और उन एडवोकेट से लीगल सर्विसेज ली गई है और मिस्टर एक्स के द्वारा ये लीगल सर्विसेज ली गई है जो कि क्या है, रेसिपिएंट है। तो ऐसे में सर्विस दी गई मिस्टर वाई के द्वारा, सप्लायर है मिस्टर वाई, लेकिन सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 के अकॉर्डिंग जो है इस सर्विस पर मिस्टर वाई जो है टैक्स चार्ज नहीं करेंगे, वो अपना सिंपल एक इनवॉइस देंगे, सिंपल एक इनवॉइस देंगे जिसमें वो लिखते हैं लीगल सर्विसेज प्रोवाइड की गई, मान लीजिए 1 लाख रुपीस की, और वो इसके अंदर कोई भी जीएसटी चार्ज नहीं करेंगे। इस 1 लाख रुपीस की सर्विस पर मिस्टर एक्स के द्वारा बीइंग ए रेसिपिएंट जो है जीएसटी पे किया जाएगा गवर्नमेंट को। तो अब बात आई कि वो जीएसटी लेवी कब होगा, क्योंकि एक बार लेवी होगा तभी उसकी पेमेंट की बात होगी। तो यहां पर जीएसटी लेवी के लिए यहां पर टाइम ऑफ सप्लाई प्रोविजन इन केस ऑफ सर्विस अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म हमने देखा कि डेट ऑन विच पेमेंट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ मिस्टर एक्स। तो जिस डेट में मिस्टर एक्स ने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर यह एंट्री की कि जो है एडवोकेट मिस्टर वाई को पेमेंट की गई है वो डेट, और जिस डेट में उनके बैंक अकाउंट से वो पैसा डेबिट हुआ, इन दोनों में से जो भी अर्लियर होगा वो लिया जाएगा। और दूसरा 60 डेज फ्रॉम द इनवॉइस। तो ये इनवॉइस मान लीजिए जिस डेट को भी इशू हुआ, मान लीजिए 1 जून को इशू हुआ, तो 1 जून से 60 डेज यहां पर कैलकुलेट किए जाएंगे। यहां पर मान लीजिए 1 अगस्त यह जो डेट है आ जाती है, तो इन दोनों में से जो भी डेट अर्लियर होगी, अर्लीस्ट होगी, वो आपकी टाइम ऑफ सप्लाई मानी जाएगी और उस पर जो है जीएसटी पे करना होगा। तो ध्यान रखें रिवर्स चार्ज के केस में, इन द केस ऑफ सर्विस, यहां पर 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस आपको लेनी है। डेट ऑफ इनवॉइस आप कंसीडर नहीं करेंगे, 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस आप कंसीडर करेंगे। तो दैट मींस अगर मैं जनरली बात करूं तो जब आप सर्विसेज पर जो रिवर्स चार्ज के तहत जो टैक्स पे करते हैं उसकी लायबिलिटी इनवॉइस बेसिस पर नहीं आती है, उसकी लायबिलिटी आती है पेमेंट बेसिस पर। जब आप उसकी पेमेंट करते हैं तब आप जीएसटी के लिए लायबल होते हैं पे करने के लिए। हाँ, अगर 60 डेज के बाद पेमेंट की गई है फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस, तो ऐसे में वो 60 डेज तक का समय आपको दिया जाता है। तो ऐसे में इनवॉइस से 60 डेज आप कैलकुलेट करते हैं और उस डेट को आपकी जीएसटी लेवी होती है अंडर रिवर्स चार्ज। तो यहां पर जो है सर्विसेज के केस में आपको जो डेट लेनी है वो डेट ऑफ पेमेंट लेनी है जो आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं या आपके बैंक अकाउंट से डेबिट होता है। इन दोनों में से जो भी डेट पहले होगी वो डेट लेंगे और दूसरी डेट लेंगे 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस, और इन दोनों डेट में से जो भी डेट सबसे पहले होगी उस पर जीएसटी लेवी किया जाएगा। उसके बाद बताया गया इन केस ऑफ वाउचर, तो जिस तरह गुड्स के लिए वाउचर दिए जाते हैं उसी तरह सर्विसेज के लिए भी वाउचर इशू किए जा सकते हैं। अगेन सेम प्रिंसिपल यहां पर रखे गए। अगर वो सर्विस आइडेंटिफाइबल है जिसके लिए वाउचर इशू किया गया है तो डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर पर जो है जीएसटी लेवी होगा, और अगर वो सर्विस आइडेंटिफाइबल नहीं है तो ऐसे में डेट ऑफ रिडम्पशन ऑफ वाउचर पर जो है जीएसटी लेवी होगा। तो सेम जैसे गुड्स के केस में वाउचर पर जो प्रोविजंस दिए गए वो इन केस ऑफ सर्विसेज रखे गए। उसी तरह यहां पर जो है अगर मान लीजिए सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 सबसेक्शन 3 सबसेक्शन 4 के अंदर अगर कोई डेट आपको नहीं पता चलती है तो ऐसे में एक रेजिडुअरी सेक्शन दिया गया सबसेक्शन 5 जिसमें कहा गया था कि जो है गुड्स के केस में जिस डेट में जो है यहां पर कहा गया था जिस डेट में जो है रिटर्न फाइल की जाएगी और जिस डेट में टैक्स पेमेंट की जाएगी वो जो है टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा। तो इसी तरह सेम प्रोविजन इन केस ऑफ सर्विसेज रखा गया। अगर आप जो है सब सेक्शन 2 सबसेक्शन 3 सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 13 आप जो है टाइम ऑफ सप्लाई का पता नहीं लगा पा रहे हैं
तो ऐसे में कहा गया इन ए केस वेयर ए पीरियोडिकल रिटर्न हैज बीन फाइल्ड, अगर आप पीरियोडिकली रिटर्न फाइल करते हैं, मंथली रिटर्न फाइल करते हैं, क्वार्टरली रिटर्न फाइल करते हैं, तो वो जो डेट है, द डेट ऑन विच रिटर्न इज फाइल्ड, वो डेट आपकी टाइम ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। और अगर डेट ऑफ रिडम्पशन, वो एनी अदर केस, अगर मान लीजिए रिटर्न भी आप पीरियोडिकली फाइल नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे में जिस डेट में आप टैक्स की पेमेंट करेंगे वो टाइम ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। और अगेन इंटरेस्ट के केस में बताया गया, अगर आप कोई सर्विस देते हैं और जो है बायर के रेसिपिएंट के द्वारा जो है पेमेंट लेट की जाती है, आप उस पर इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, लेट फीस चार्ज करते हैं, तो जब वो आप रिसीव करेंगे उस अमाउंट पर टाइम ऑफ सप्लाई के अकॉर्डिंग जीएसटी लगाया जाएगा, दैट इज डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ सच इंटरेस्ट और डिले पेमेंट, डिलेड लेट फीस। तो वो जो है आपकी उस केस में टाइम ऑफ सप्लाई जो है रिसीव्ड डेट मानी जाएगी। The time of supply to the extent it relates to an addition in the value of supply by way of interest, late fees, penalty for delayed payment, the date on which the supplier receives such addition in value। तो जो date of receipt है, जिस दिन आप इंटरेस्ट या लेट फीस जो है रिसीव करेंगे, उस डेट पर टाइम ऑफ सप्लाई मानी जाएगी और जीएसटी लेवी किया जाएगा। तो ये बेसिकली प्रोविजन रखे गए टाइम ऑफ सप्लाई के इन केस ऑफ गुड्स और इन केस ऑफ सर्विस। तो अगर मैं बहुत ही इसको समराइज करूं जनरल वे में, तो सबसे पहले गुड्स की बात करते हैं। गुड्स के केस में डेट ऑफ इनवॉइस जो है टाइम ऑफ सप्लाई होगी और वहां पर जीएसटी लेवी होगा, क्योंकि सेक्शन 66 नोटिफिकेशन 66/2017 की वजह से डेट ऑफ पेमेंट जो है, डेट ऑफ पेमेंट रिसीव्ड जो है वो इररिलेवेंट हो जाती है। और अगर मान लीजिए इनवॉइस इशू नहीं किया गया है गुड्स के केस में, तो ऐसे में लास्ट डेट, जिस डेट पर इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए था, वो डेट टाइम ऑफ सप्लाई मानी जाएगी और उस पर जीएसटी लेवी किया जाएगा। और उसके बाद हमने देखा गुड्स के केस में अगर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है, तो जिस दिन गुड्स रिसीव हुई वो डेट, दूसरा जिस दिन पेमेंट की गई वो डेट, और तीसरा 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस। इन तीनों में से जो भी अर्लीस्ट होगा, जो भी सबसे पहले होगा, वो आपकी जो है उस दिन जो है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत जीएसटी लेवी होगा और अकॉर्डिंगली आपको पेमेंट करनी होगी। तो दोनों ही केसेस में, चाहे वो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म फॉर गुड्स हो, चाहे वो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म ऑफ सर्विसेज हो, डेट ऑफ इनवॉइस को आपके ऊपर जीएसटी लेवी नहीं होती है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो है गुड्स के केस में बताया गया, अगर कोई वाउचर इशू किया गया है सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए और वो गुड्स पहले से ही आइडेंटिफाइबल है, तो ऐसे में डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर जो है टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा और उस पर जीएसटी लेवी होगा। और अगर गुड्स आइडेंटिफाइबल नहीं है, तो ऐसे में जो है डेट ऑफ रिडम्पशन ऑफ वाउचर जो है टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा और उस डेट पर जीएसटी लेवी होगा। और अगर किसी भी वजह से आप जो है सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 3, सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 12 आप जो है टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे में जो आप पीरियोडिकली रिटर्न फाइल करते हैं, तो डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न जो है टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा। और आप रिटर्न भी फाइल नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे में डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स जो है टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा। उसके बाद सर्विसेज के केस में बताया गया कि जिस डेट में इनवॉइस इशू किया गया है वो, और दूसरा अगर मान लीजिए इनवॉइस सेक्शन 31 के अकॉर्डिंग इशू नहीं किया गया है, तो ऐसे में जो है डेट ऑफ प्रोविजनिंग ऑफ सर्विस। और तीसरा यहां पर लिया गया डेट ऑन विच रेसिपिएंट शोज द रिसिप्ट ऑफ सर्विस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो इन तीनों में से जो भी अर्लीस्ट होगा वो आपका टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा इन केस ऑफ सर्विसेज। तो ध्यान रखें, अगर इनवॉइस सेक्शन 31 के अकॉर्डिंग इशू किया गया है, तो आपको लेनी है डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, विच एवर इज अर्लियर। और अगर आपने सेक्शन 31 के अकॉर्डिंग इशू नहीं किया है इनवॉइस, तो ऐसे में आपको लेना है डेट ऑफ प्रोविजनिंग ऑफ सर्विस और डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, विच एवर इज अर्लियर। और थर्ड आपको लेना है द डेट ऑन विच रेसिपिएंट शोज द रिसिप्ट ऑफ सर्विस इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अगर आपके पास क्लोज ए और क्लोज बी के अंदर जो है डेट्स जो है नहीं है, तो ये आपकी टाइम ऑफ सप्लाई रहेगी इन केस ऑफ सर्विसेज। और रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत बताया गया कि जिस डेट में जो है पेमेंट आप एंटर करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर, या फिर जिस डेट में पेमेंट आपके बैंक अकाउंट से डेबिट होती है, इन दोनों में से जो भी डेट पहले होगी। और दूसरा बताया गया 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस और एनी अदर डॉक्यूमेंट
इनमें से जो भी आपकी दोनों डेटों में से जो भी अर्लीस्ट होगी वो आपकी टाइम ऑफ सप्लाई मानी जाएगी इन केस ऑफ सर्विस अंडर रिवर्स चार्ज। और अगेन वाउचर के केस में सेम प्रोविजन रखे गए जो गुड्स के केस में रखे गए, दैट इज अगर सर्विस आइडेंटिफाइबल है तो डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर, और अगर सर्विस आइडेंटिफाइबल नहीं है तो इन दैट केस डेट ऑफ रिडम्पशन ऑफ वाउचर। सेम प्रोविजन यहां पर रखे गए। अगर सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 सबसेक्शन 3 सबसेक्शन 4 के अकॉर्डिंग आप टाइम ऑफ सप्लाई नहीं पता लगा पा रहे हैं तो ऐसे में जो है आप पीरियोडिकली रिटर्न फाइल करते हैं, उस डेट को जो है टाइम ऑफ सप्लाई माना जाएगा। और अगर आप वो भी नहीं करते हैं तो ऐसे में डेट ऑफ पेमेंट जो है आपकी टाइम ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। और सेम गुड्स और सर्विसेज दोनों के केस में ही अगर आप कोई डिले पेमेंट पर इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, लेट फीस चार्ज करते हैं, तो उस पर्टिकुलर इंटरेस्ट और लेट फीस के लिए जो है टाइम ऑफ सप्लाई मानी जाएगी डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ सच इंटरेस्ट और लेट फीस। तो चलिए उसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन 14 की, जो कि बात करता है चेंज इन रेट ऑफ टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। तो अगर मान लीजिए किसी गुड्स की सप्लाई या सर्विसेज की सप्लाई करने के दौरान टैक्स रेट्स के अंदर चेंजेस आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरे पास एक ऑर्डर आता है 100 पेन का, और उस समय जब ऑर्डर आता है उस समय जीएसटी रेट है मान लीजिए 18%, और मान लीजिए जब मैं गुड्स की सप्लाई करता हूं उस टाइम पर भी जो रेट है वो 18%, लेकिन जब सप्लायर से, वेंडर से, बायर से पेमेंट आती है उस समय इस पर जो जीएसटी रेट है वो 18% से रिड्यूस करके 12% कर दिया जाता है। तो ऐसे में बात आई कि जो बायर के द्वारा पेमेंट की जाएगी उस समय उससे 12% का जीएसटी कलेक्ट किया जाएगा या 18% का जीएसटी कलेक्ट किया जाएगा। तो ऐसे में अगर रेट ऑफ टैक्स के अंदर कोई भी चेंज आता है तो सेक्शन 14 हमें बताता है कि आप ओल्ड टैक्स रेट के अकॉर्डिंग कलेक्शन करेंगे या फिर न्यू टैक्स रेट के अकॉर्डिंग कलेक्शन करेंगे। तो अगर गुड्स और सर्विसेज दोनों के लिए यहां पर बताया गया, आपको बेसिकली चेक क्या करना है, आप यहां पर 3 कैटेगरी बना सकते हैं। और यहां पर आप देखेंगे सप्लाइड बिफोर द चेंज इन रेट ऑफ टैक्स। अगर आपने गुड्स या सर्विसेज की जो सप्लाई की है वो आपने टैक्स रेट चेंज होने से पहले कर दी थी, दैट मीन्स सप्लाई बिफोर चेंज। तो सप्लाई आप यहां पर बिफोर चेंज ही कर चुके हैं, तो हमने सभी ऑप्शन के अंदर यस किया, दैट मीन्स सप्लाई तो आप पहले कर चुके हैं। दूसरा एलिमेंट आपको चेक करना है, क्या जो इनवॉइस है वो बिफोर चेंज इशू किया गया, आफ्टर जो है चेंज इशू किया गया, वो हमें चेक करना होगा। और जो पेमेंट है, जो उसकी पेमेंट आती है वो टैक्स रेट चेंज होने से पहले आई या फिर टैक्स रेट चेंज होने के बाद आई, तो वो हमें चेक करना है। तो अगर मान लीजिए यहां पर कहा गया कि गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई की गई है बिफोर चेंज, लेकिन जो इनवॉइस है वो इशू किया गया है, वो चीज इशू किया गया है आफ्टर चेंज, और जो पेमेंट रिसीव की गई है वो भी रिसीव की गई है आफ्टर चेंज, तो हमारे केस में यहां पर ये वाला केस आ जाता है, ये वाला केस कि सप्लाई जो की गई है वो बिफोर टैक्स रेट चेंज की कर दी गई, लेकिन जो इनवॉइस रेज किया गया वो आफ्टर चेंज किया गया, और जो पेमेंट रिसीव की गई वो भी आफ्टर चेंज रिसीव की गई। तो ऐसे में कहा गया टाइम ऑफ सप्लाई शैल बी द डेट, टाइम ऑफ सप्लाई शैल बी द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट और डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर। तो ये वाली डेट और ये वाली डेट, इन दोनों में से जो भी अर्लियर होगी वो जो है आपकी टाइम ऑफ सप्लाई मानी जाएगी, डेट ऑफ इनवॉइस और पेमेंट रिसीव्ड विच एवर इज अर्लियर। तो इसका मतलब अगर मैंने टैक्स रेट चेंज होने से पहले सप्लाई कर दी थी, लेकिन इनवॉइस मैंने बाद में रेज किया, पेमेंट मैंने बाद में रिसीव की, तो ऐसे में कहा गया कि जहां पर 2 की मेजोरिटी रहेगी, जहां पर 2 की मेजोरिटी रहेगी वो टैक्स रेट आप चार्ज करेंगे। तो यहां पर आप देखेंगे कि
इनवॉइस रेज किया गया आफ्टर चेंज और पेमेंट रिसीव की गई आफ्टर चेंज, तो ऐसे में कौन सी टैक्स रेट अप्लाई होगी? न्यू रेट। उसके बाद बताया गया, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं कि न्यू टैक्स रेट शैल बी अप्लाई। उसके बाद अगला केस बताया गया, वेयर द इनवॉइस हैज बीन इशूड प्रायर टू द चेंज, कि जो इनवॉइस है वो तो जो है पहले इशू किया जा चुका है, बट पेमेंट रिसीव्ड आफ्टर द चेंज। तो यहां पर मैं ये कह सकता हूं कि इनवॉइस रेज किया गया बिफोर चेंज और पेमेंट रिसीव की गई आफ्टर चेंज। तो ऐसे में यहां पर 2 की मेजोरिटी आप देख पा रहे हैं बिफोर चेंज की है, तो ऐसे में यहां पर जो है ओल्ड टैक्स रेट अप्लाई की जाएगी। सप्लाई आप टैक्स रेट चेंज होने से पहले कर चुके हैं और इनवॉइस भी आप टैक्स रेट पहले कर चुके हैं चेंज होने से पहले। हाँ, पेमेंट आपने टैक्स रेट चेंज होने के बाद रिसीव की, तो मेजोरिटी क्या कहां पर गई? मेजोरिटी गई टैक्स रेट चेंज होने से पहले आपने सप्लाई भी कर दी और इनवॉइस भी इशू कर दिया, तो ऐसे में ओल्ड टैक्स रेट अप्लाई की जाएगी। तो यहां पर सेकंड क्लॉज के लिए आप ओल्ड टैक्स रेट जो है अप्लाई करेंगे। थर्ड केस बताया गया, where the payment has been received before the change in rate of tax, but the invoice for the same is issued after the change in rate of tax। तो ये बेसिकली क्या है, इसके विपरीत केस है जो अभी अभी हमने डिस्कस किया कि सप्लाई पहले की जा चुकी है, इनवॉइस बाद में रेज किया गया और जो है पेमेंट पहले रिसीव कर ली। तो अगेन यहां पर मेजोरिटी किसकी है? 2 की, और वो क्या है? बिफोर चेंज। तो ऐसे में ओल्ड टैक्स रेट जो है अप्लाई किया जाएगा। और जहां पर सप्लाई भी टैक्स रेट चेंज होने से पहले कर दी, इनवॉइस भी टैक्स रेट चेंज होने से पहले इशू कर दिया, पेमेंट भी टैक्स रेट चेंज होने से पहले ले ली, रिसीव कर ली, तो ऐसे में वहां पर ओल्ड टैक्स रेट अप्लाई की जाएगी। तो बस आपको ध्यान रखना है, 3 चीजें चेक करनी है, सप्लाई कब की गई, इनवॉइस कब इशू किया गया और पेमेंट कब रिसीव की। 2 चीज कोई भी, चाहे वो सप्लाई या फिर इनवॉइस या फिर सप्लाई और पेमेंट या फिर इनवॉइस और पेमेंट, कोई भी 2 अगर बिफोर चेंज है तो ओल्ड टैक्स रेट, और कोई भी 2 चीज अगर आफ्टर चेंज है तो न्यू टैक्स रेट। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद दूसरा केस बताया गया कि अगर जो सप्लाई की गई है वो आफ्टर चेंज इन रेट ऑफ टैक्स की गई है, तो यहां पर जो है हम इसको अगेन 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। और यहां पर जो सप्लाई की गई है, वो की गई है आफ्टर, दैट मीन्स टैक्स रेट चेंज होने के बाद। तो यहां पर सप्लाई में आप आफ्टर लेंगे। अगर आप कुछ इस तरह से समझना चाहते हैं तो इस तरह भी आप इजीली समझ सकते हैं। और अब हम एक एक करके सभी केस लेते हैं। यहां पर भी हमें इनवॉइस चेक करना है, पेमेंट चेक करनी है और फिर अकॉर्डिंगली रेट हम डिस्कस करेंगे। तो अगर इनवॉइस रेज किया गया है आफ्टर टैक्स रेट चेंज और पेमेंट भी जो है आफ्टर टैक्स रेट चेंज ली गई है, तो ऐसे में न्यू टैक्स रेट अप्लाई की जाएगी। दूसरा केस हम लेते हैं कि इनवॉइस बिफोर चेंज जो है इशू कर दिया गया था, सप्लाई आफ्टर चेंज की गई और पेमेंट भी जो है आफ्टर चेंज की गई, रिसीव की गई। तो ऐसे में यहां 2 आफ्टर आ जाते हैं, तो ऐसे में यहां पर न्यू टैक्स रेट जो है अप्लाई होगा। आफ्टर का मतलब है टैक्स रेट चेंज होने के बाद, तो इसका सीधा सा मतलब है कि न्यू टैक्स रेट अप्लाई होगी। सप्लाई की गई टैक्स रेट चेंज होने के बाद और इनवॉइस इशू किया गया टैक्स रेट चेंज होने के बाद, लेकिन पेमेंट रिसीव कर ली थी टैक्स रेट चेंज होने से पहले। तो अगेन यहां पर आप देख पा रहे हैं 2 आफ्टर जो है, तो इस वजह से न्यू टैक्स रेट अप्लाई होगी। लेकिन अगर मान लीजिए सप्लाई की गई बिफोर आफ्टर टैक्स रेट चेंज और इनवॉइस रेज कर दिया था पहले ही टैक्स रेट चेंज होने से पहले,
और पेमेंट भी जो है टैक्स रेट चेंज होने से पहले कर दी थी, तो यहां पर मेजोरिटी है बिफोर की, 2 बिफोर है, तो ऐसे में ओल्ड टैक्स रेट अप्लाई होगी। तो ये बेसिकली आपको ध्यान रखना है कि अगर गुड्स की सप्लाई आफ्टर चेंज इन रेट ऑफ टैक्स की गई है, लेकिन पेमेंट जो है वो भी आफ्टर रेट ऑफ टैक्स चेंज होने के बाद रिसीव की, बट इनवॉइस हैज बीन इशूड प्रायर टू द चेंज इन रेट ऑफ टैक्स, तो यहां पर 2 आफ्टर हो जाते हैं, तो टाइम ऑफ सप्लाई शैल बी द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट। तो ऐसे में जो है न्यू टैक्स रेट यहां पर अप्लाई होगी। और अगर मैं बात करूं वेयर द इनवॉइस हैज बीन इशूड एंड पेमेंट इज रिसीव्ड बिफोर द चेंज इन रेट ऑफ टैक्स, तो यहां पर जो है इनवॉइस भी टैक्स रेट चेंज होने से पहले इशू कर दिया गया और पेमेंट भी टैक्स रेट चेंज होने से पहले रिसीव कर ली गई, तो यहां पर ओल्ड टैक्स रेट जो है आपकी एप्लीकेबल होंगी। थर्ड केस आता है वेयर द इनवॉइस हैज बीन इशूड आफ्टर द चेंज इन रेट ऑफ टैक्स बट द पेमेंट इज रिसीव्ड बिफोर चेंज इन रेट ऑफ टैक्स। तो पेमेंट जो इनवॉइस रेज किया गया टैक्स रेट चेंज होने के बाद किया गया और पेमेंट पहले ही रिसीव कर ली, तो ऐसे में यहां पर 2 आफ्टर हो जाते हैं, पहला सप्लाई के लिए, दूसरा जो है आपका इनवॉइस के लिए, तो ऐसे में यहां पर न्यू टैक्स रेट अप्लाई होंगे। तो बेसिकली आपको समझना क्या है, अगर मैं इसको समराइज करूं, अगर आप इसको बहुत ही सिंपल वे में समझना चाहते हैं, अगर बहुत ही सिंपल वे में आप इसको समझना चाहते हैं, तो आप यहां पर एक टेबल बनाएं। आप यहां पर एक टेबल बनाएं और उसके अंदर आप सबसे पहले नोट करें कि सप्लाई कब की गई है, बिफोर टैक्स रेट चेंज, आफ्टर टैक्स रेट चेंज, टैक्स रेट चेंज होने से पहले कर दी सप्लाई या टैक्स रेट चेंज होने के बाद की गई सप्लाई। अगेन यहां पर आप इनवॉइस कब रेज किया गया, टैक्स रेट चेंज होने से पहले किया गया, टैक्स रेट चेंज होने के बाद किया गया। तीसरा आता है एलिमेंट पेमेंट कब रिसीव की आपने, टैक्स रेट चेंज होने से पहले रिसीव की या टैक्स रेट चेंज होने के बाद रिसीव की। आप किन्हीं भी 2 की मेजोरिटी जो देखेंगे, जो 2 की मेजोरिटी आएगी, अगर वो आफ्टर की मेजोरिटी आती है तो न्यू टैक्स रेट अप्लाई होगी, अगर वो बिफोर की मेजोरिटी आती है तो ओल्ड टैक्स रेट अप्लाई होगी। फॉर एग्जांपल सप्लाई के लिए अगर मैं कहूं, सप्लाई की गई टैक्स रेट चेंज होने से पहले, लेकिन पेमेंट रिसीव की गई टैक्स रेट चेंज होने के बाद और इनवॉइस रेज किया गया टैक्स रेट चेंज होने के बाद, तो यहां पर 2 आफ्टर आपको दिखाई देते हैं, तो इसका मतलब टैक्स रेट चेंज होने के बाद की जो रेट है वो न्यू टैक्स रेट अप्लाई होगी। अगेन मैं एग्जांपल लेता हूं, सप्लाई की गई आफ्टर टैक्स रेट चेंज, टैक्स रेट चेंज होने के बाद सप्लाई की गई, लेकिन इनवॉइस जो है वो टैक्स रेट चेंज होने से पहले ही रेज कर दिया था और पेमेंट जो है वो टैक्स रेट चेंज होने से पहले ही आ गई थी, तो 2 बिफोर यहां पर हो जाते हैं, बिफोर का मतलब ओल्ड टैक्स रेट, तो यहां पर ओल्ड टैक्स रेट अप्लाई है। तो यहां पर ए जो है आप आफ्टर के लिए लेंगे और बिफोर जो है ओल्ड टैक्स रेट के लिए लेंगे और बी जो है बिफोर के लिए लेंगे। तो यहां पर जो है अगर आफ्टर की मेजोरिटी है तो न्यू टैक्स रेट अप्लाई करेंगे और अगर बिफोर की मेजोरिटी है तो आप ओल्ड टैक्स रेट अप्लाई करेंगे। तो ये बेसिकली आपको ध्यान रखना है और 3 चीजें आपको चेक करनी है, सप्लाई कब की गई, इनवॉइस कब इशू किया गया और पेमेंट कब रिसीव की गई। इस टेबल के जरिए आप बहुत इजीली पता लगा सकते हैं कि न्यू टैक्स रेट अप्लाई होगा या फिर ओल्ड टैक्स रेट अप्लाई होगा। तो यहां पर एक समराइज वे में फिर से बताया गया है, तो अगेन आप इसको रेफर कर सकते हैं। हालांकि अगर आप उस टेबल के जरिए समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत इजीली आप समझ पाएंगे। उसके बाद नोटिफिकेशन ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं 66/2017। तो टाइम ऑफ सप्लाई में हमने देखा कि आप जो है गुड्स के केस में कैसे टाइम ऑफ सप्लाई कैलकुलेट करेंगे, सर्विसेज के केस में आप कैसे टाइम ऑफ सप्लाई कैलकुलेट करेंगे। और अगर एक बार आपको टाइम ऑफ सप्लाई पता लग जाती है तो ऐसे में आपके लिए यह पता लगाना बहुत ही इजी हो जाता है कि जीएसटी जो लेवी हुआ है उसकी पेमेंट कब करनी है। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी लॉ।